अध्याय 121 लगातार युद्ध अनुवादक 54,96,90,339 ओनेक्स कछुआ हॉल में कहीं से एक जोरदार आवाज गूंजी। दुआन गैंग, इस बार ओनेक्स कछुआ हॉल में सिर्फ तुम ही बचे हो। इस बार तुम्हें शीर्ष 3 में आना ही होगा, वरना मेरा ओनेक्स कछुआ हॉल सबसे नीचे होगा। चिंता मत करो डीन, डुआन गैंग अपना पूरा प्रयास करेगा। झांग मुयून और जुओ येरोग एजो ड्रैगन हॉल के एक प्रांगण में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। बड़े भाई मुयून, इस बार दुआन मु यून्यांग प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहेगा, क्या आपको विश्वास है? जुओ येरोंग ने पूछा। 1 साल बाद लू मिंग मेरा प्रतिद्वंदी हो सकता है, कोई और नहीं। झांग मुयून ने एक लंबी आह भरी। उनकी आह थोड़ी उदास लग रही थी, लेकिन इससे उनका मजबूत आत्मविश्वास भी झलक रहा था। ये रात नींद उड़ाने वाली ही होनी तय थी। असंख्य लोग कल की लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले तो सभी को लगा कि इस प्रतियोगिता में देखने लायक 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला उद्देश्य ये देखना था कि वो हवाई उड़ान में कौन सा रैंक हासिल कर सकता है। दूसरा, दुआन मु यून्यांग और झांग मुयून के बीच मुकाबले में विजेता कौन बनेगा। आखिरकार दुआन मु यून्यांग उस पीढ़ी का नवोदित राजा था। हालांकि उसे किसी और ने दबा रखा था। वो हर हाल में झांग मुयून को हराना चाहता था। लेकिन अब एक और चीज पर नजर रखनी बाकी थी। इस साल नवनिर्वाचित राजा लू मिंग की रैंकिंग कितनी होगी। इसलिए ये और भी रोमांचक था। सबकी उम्मीदों के बीच रात बीत गई। आसमान में हल्की रोशनी हुई ही थी कि फेंग वू और मुलैन लू मिंग के छात्रावास पहुंचे। उसके बाद सभी ने नाश्ता किया और एक साथ प्रतियोगिता स्थल की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो वे हैरान रह गए। वहां पहले से ही लोगों का हुजूम था और लोगों की संख्या कल की तुलना में कहीं अधिक थी। कल न आने वाले चांदी के वस्त्रधारी शिष्य अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े। इसके अलावा चांदी के वस्त्र पहने कुछ बुजुर्ग भी आ चुके थे। आज उपस्थित 10 लोग वास्तव में प्रतिभाशाली थे। वे उन पुराने शिष्यों की तरह नहीं थे जो 9वीं श्रेणी के गुरु स्तर पर अटके हुए थे और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वे सभी युवा थे और बस अपनी साधना को दबा रहे थे। जब तक वे महान मार्शल मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें महान मार्शल मास्टर्स के बीच प्रतिभाशाली माना जाएगा। वे अपने स्तर से भी ऊपर के योद्धाओं से लड़ सकते हैं। भविष्य में वे रजत श्रेणी में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए रजत श्रेणी के शिष्य भी उन्हें बहुत महत्व देते हैं। कुछ ही समय बाद चारों स्कूलों के डीन और संप्रदाय के गुरु सभी वहां पहुंच गए। क्लैंग क्लैंग 9 मधुर घंटियों की आवाज के साथ ही शीर्ष 10 के बीच रोमांचक मुकाबला शुरू हो गया था। ठीक है, अब शीर्ष 10 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला शुरू होगा। ये मुकाबला 9 दौरों में विभाजित होगा। पहले दौर का पहला मैच लिंग कोंग बनाम डुआन मु चेन। लड़ाई के अखाड़े में चांदी के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने फैसला सुनाया। अचानक सबका मनोबल बढ़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहला दौर इतना बड़ा मुकाबला होगा। कांस्य पदक सूची में 5वें स्थान पर रही डुआन मु चेन ही विजेता बनने वाली थी। वे दोनों प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। डुआन मु चेन डुआन मु परिवार का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था। उसकी तलवारबाजी की तकनीक अद्वितीय थी। कांस्य रैंकिंग में वह केवल झांग मुयून के बाद दूसरे स्थान पर था। डुआन मु चेन, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। लिंग कोंग अब भी आत्मविश्वासी, उग्र और शैतानी ऊर्जा से भरा हुआ था। आवश्यक रूप से नहीं, डुआन मु चेन ने ठंडे स्वर में कहा। भन 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 भन, वे दोनों एक ही समय पर चले। डुआन मु चेन की तलवार की चीर अतुलनीय रूप से तेज थी। ये हवा को चीरती हुई आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी। दुर्भाग्यवश उसका सामना लिंग कोंग से हो गया। लिंग कोंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि तलवार किस प्रकार की है। उसने उसे अपनी लोहे की छड़ से चकनाचूर कर दिया। जब लिंग कोंग ने अपनी उग्र शक्ति का प्रयोग किया तो डुआन मु चेन पूरी तरह से उसके सामने कमजोर पड़ गया और लिंग कोंग के हिंसक हमलों से पूरी तरह दब गया। इस दौर में लिंग कोंग विजयी रहा। लिंग कोंग जीत गया और डुआन मु चेन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लू मिंग, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, निश्चित रूप से डुआन मु चेन से ज्यादा ताकतवर है। वास्तव में लू मिंग और लिंग कोंग दोनों शीर्ष 5 में जगह बनाने में सक्षम है। जीत का जो माहौल था उसने स्वाभाविक रूप से लोगों को लू मिंग की याद दिला दी। दूसरा मैच झांग मुयून बनाम डोंग सी। जज ने दूसरे दौर के शुरू होने की घोषणा की। इस मैच में कोई रोमांच नहीं था। डोंग सी ने एक भी चाल चलने से पहले ही सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ली थी। जब उसे पता था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तब हमला करना नासमझी थी। आज 1 से अधिक लड़ाइयां हुई। अभी और भी कई लड़ाइयां होनी बाकी थी।
अगर उसने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी तो आगे की लड़ाइयों में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि वह हार मान ले। तीसरा राउंड, लू मिंग बनाम चेंग फी। क्या ये सचमुच चेंग फे चेंग है? लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वर्मिलियन बड हॉल में शीर्ष 10 में सिर्फ वे दोनों ही थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दौर में उनका आमना सामना होगा। वे दोनों एक ही जगह से लड़ाई के अखाड़े में चढ़े। लगभग 17 या 18 वर्ष की चेंग फे चेन ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। शीर्ष 10 में केवल 2 महिलाएं थीं। चेंग फे चेंग और जुओ येरोग दोनों ही रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की प्रसिद्ध सुंदरियां थीं और संप्रदाय की शीर्ष 10 सुंदरियों के रूप में जानी जाती थीं। इस समय चेंग फेयान की खूबसूरत आंखें चमक उठी। उसने लू मिंग की ओर देखा। छोटे भाई लू मिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम पहले ही राउंड में मिलेंगे। ये कितना बड़ा संयोग है। क्या संयोग है सीनियर सिस्टर, कृपया मुझे समझाएं। लू मिंग मुस्कुराए। अगर आप मुझे सिखाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपका प्रतिद्वंदी कैसे बन सकता हूं? मैं इस दौर में हार स्वीकार करता हूं। मुस्कुराते हुए चेंग फे चेंग की खूबसूरत आंखें चमक उठी। अरे, हार मान ली? लू मिंग थोड़ा हैरान रह गया। जी हाँ, जूनियर ब्रदर लू मिंग, आप वर्मिलियन बड हॉल की उम्मीद है। इस बार हम आप पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। चेंग फे चेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और लड़ाई के अखाड़े में आगे बढ़ गया। फिर लू मिंग का पहला दौर आसानी से समाप्त हो गया। चारों प्रांगणों के शिष्यों को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर चेंग फेयान और लू मिंग दोनों ही वर्मिलियन बड हॉल के शिष्य थे। उनके लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करके अपनी युद्ध शक्ति को व्यर्थ करने का कोई कारण नहीं था। चौथा मैच, डुआनमू यूनयांग बनाम जुओ येरोंग। प्रतियोगिता जारी रही। डुआनमू यूनयांग और जुओ येरोंग को भी कोई सस्पेंस नहीं था। जुओ येरोंग ने केवल कुछ प्रतीकात्मक चालें चली थीं और ये देखकर कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसने सीधे सीधे हार मान ली। फिर आया पांचवा मैच, जो पहले दौर में भी वह मैच था जिस पर सभी ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। बु जिंकाई बनाम डुआन गेरो। कांस्य पदक सूची में तीसरे स्थान पर रहे बु शिंकाई को भाला चलाने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उनकी आक्रमण शक्ति अत्यंत प्रबल थी। डुआन गैंग कांस्य पदक सूची में चौथे स्थान पर थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक कौशल के लिए जाना जाता था। कांस्य पदक प्राप्त शिष्यों में उनकी रक्षात्मक क्षमता अद्वितीय थी। साथ ही उनकी आमने सामने की लड़ाई की क्षमता भी बहुत प्रबल थी। ये ताकतवरों के बीच की लड़ाई थी। डुआन गैंग, मुझे आज तुम्हारे कछुए के खोल को भेदने दो। बु शिंकाई ने एक काला भाला पकड़ा हुआ था और उसे डुआन गैंग की ओर ताने हुए था। वह भाला नुकीला और दबंग था। अगर आप में क्षमता है तो इसे आजमाएं। डुआन गैंग का शरीर गठीला और मजबूत था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी और एक नजर में ही पता चल जाता था कि वह शरीर को मजबूत बनाने में माहिर था। मार डालो, संरचना को भेदने वाली भाला कला। बु शिंकाई ने डुआन गैंग की ओर दौड़ लगाई और अपना लंबा भाला चलाया। आकाश भाले की छायाओं से भर गया और उसने डुआन गैंग पर हमला कर दिया। काले कछुओं का संरक्षण। डुआन गैंग ने एक हल्की सी चीख निकाली और उसका शरीर चमकने लगा। उसके शरीर के चारों ओर कछुए के खोल जैसी दिखने वाली 5 ढालें बन गईं। उसी समय उसने अपने आध्यात्मिक हथियार वाले दस्ताने पहने और बु शिंकाई पर हमला कर दिया। उसके नुकीले पंजों की चमक किसी तलवार की तरह थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर वार करना शुरू किया, दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। बु शिंकाई के हमले तूफान की तरह लगातार और निरंतर थे। हालांकि डुआन गैंग की रक्षा पंक्ति अभेद्य थी। बु शिंकाई के भाले की चमक जब भी डुआन गैंग पर वार करती, उसके शरीर के चारों ओर मौजूद कछुए के कवच जैसी ढाल उसे रोक देती थी। एक क्षण के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल था कि कौन बेहतर था। चारों आंगनों के शिष्य बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। वाह, कमाल है। तो यही है कांस्य पदक सूची में शीर्ष 4 खिलाड़ियों की ताकत। पांग शी हक्का बक्का रह गया और मन ही मन बुदबुदाने लगा। बड़े भाई लू मिंग, आपके अनुसार कौन जीतेगा? पांग शी ने अचानक पूछा। लू मिंग ने अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए कहा, दोनों ने ही शारीरिक साधना का मार्ग अपनाया है। डुआन गैंग की शारीरिक साधना द्वितीय श्रेणी के अद्भुतपूर्ण स्तर तक पहुंच चुकी है, जबकि बु शिंकाई की शारीरिक साधना द्वितीय श्रेणी के ऊपरी स्तर पर है। लेकिन डुआन गैंग का पूरा ध्यान रक्षात्मक रणनीति पर है। हालांकि उसने आक्रमणकारी अंधकार में स्तर की मार्शल कला का भी अभ्यास किया है, लेकिन अभी तक वह केवल तीसरे स्तर तक ही विकसित हो पाई है। दूसरी ओर बु शिंकाई की भाला चलाने की तकनीक 5वें स्तर तक पहुंच चुकी है। समय बीतने के साथ बु शिंकाई की जीत निश्चित है, या फिर
अगर बू शिंकाई के पास कोई निर्णायक वार हो तो वो जल्द ही जीत जाएगा। मु लैन ने आश्चर्य से लू मिंग की ओर देखा और कहा, लू मिंग, तुम्हारी पसंद अच्छी है। देखो, बू शिंकाई अपना अंतिम दांव खेलने ही वाला है। इसी क्षण बू शिंकाई युद्ध के अखाड़े से उछल पड़ा। उसका शरीर 20 मीटर से अधिक ऊंचा था। फिर उसने अपना लंबा भाला नीचे की ओर करके दुआन गैंग पर वार किया। टॉक्सिक ड्रैगन ड्रिल, जाओ, बू शिंकाई चिल्लाया। जैसे ही वह नीचे उतरा, भाला तेजी से घूमने लगा और भाले की नोक केंद्र में थी। अस्पष्ट रूप से एक काला दुष्ट ड्रैगन आश्चर्यजनक शक्ति के साथ उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। काले कछुए की सुरक्षा, अविनाशी ढाल। दुआन गैंग ने अपनी पूरी शक्ति से अपनी सुरक्षात्मक दिव्य कला का प्रयोग करते हुए दहाड़ लगाए। कछुए के खोल के आकार की कुल 5 ढालों ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ। काली और पीली रोशनी से पूरा अखाड़ा जगमगा उठा। थोड़ी देर बाद एक आकृति तेजी से पीछे हटी और मुंह भरकर खून उगला। ये दुआन गैंग था। दूसरी ओर बू शिंकाई अपने हाथ में एक लंबा भाला लिए गर्व से खड़ा था। उसकी सांसें तेज चलने के अलावा वो पूरी तरह से ठीक था। बू जिंकाई जीत गई थी। भीड़ ने आह भरी, खासकर ओनेक्स टोरिटोइस हॉल के शिष्यों ने। दुआन गैंग को बू शिंकाई ने हरा दिया था। अब उसके लिए शीर्ष 3 में जगह बनाना असंभव लग रहा था। इस दौर के विजेता बू शिंकाई है। ठीक है, आज का पहला दौर यहीं समाप्त होता है। थोड़ा आराम कीजिए। जिन लोगों ने अभी अभी अपनी वंशानुगत शक्ति का प्रयोग किया है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक होने के लिए रक्त थक्का जमाने वाली गोली दी जाएगी। उसके बाद हम दूसरे दौर की ओर बढ़ेंगे। न्यायाधीश ने घोषणा की। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। इस प्रतियोगिता के लिए रहस्यमयी तलवार संप्रदाय ने वाकई बहुत उदारता दिखाई थी। उन्होंने तो खून का थक्का जमाने वाली गोलियां भी मंगवा ली थी। रक्त का थक्का जमाने वाली गोली के सेवन से थोड़े समय के लिए व्यक्ति के वंश की शक्ति बहाल हो जाती थी, जिससे वंश फिर से सक्रिय हो सकता था। यह अत्यंत मूल्यवान थी। यहां तक कि सबसे निम्न श्रेणी की वह चीज भी, जो किसी कुशल मार्शल आर्टिस्ट के वंश को बहाल कर सकती थी, बेहद महंगी और परिष्कृत करने में अत्यंत कठिन थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अत्यंत दुर्लभ थी। लगभग आधे घंटे बाद प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। पहला मैच चेंग फे चेंग बनाम जुओ येरोंग, न्यायाधीश ने घोषणा की। सभी का मनोबल बढ़ गया। शीर्ष 10 में केवल 2 महिलाएं थीं। उन्हें अब उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। 2 आकर्षक आकृतियां ऊपर उठी और युद्ध के अखाड़े में उतर गईं। दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की 10 सुंदरियों में गिनी जाती थीं। एक ही मंच पर उनका साथ होना एक मनमोहक दृश्य था। वरिष्ठ बहन की डेस्क, कृपया। छोटी बहन चेन, कृपया। दोनों ने एक दूसरे पर मुठियां तान ली और लड़ने लगे। चेन फे चेन का हथियार तलवार था और उसका वंश अग्नि आत्मा पक्षी था, इसलिए उसकी तलवार चलाने की तकनीक अग्नि तत्व से युक्त थी। तलवार की ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जो अत्यंत गर्म थी। जुओ येरोंग 3 मीटर लंबे मुलायम चाबुक का इस्तेमाल कर रही थी। उसके पास मौजूद वनस्पति प्रकार की 1000 भागे लताएं मिलकर एक दूसरे के पूरक बन गए थे। उसके हाथों में मौजूद मुलायम चाबुक की गति लगातार बदल रही थी, जो देखने वालों को चकाचौंध कर रही थी। 2 आकर्षक आकृतियां लड़ाई के अखाड़े में 2 नाचती हुई तितलियों की तरह आगे पीछे घूम रही थीं, जो देखने में बहुत सुखद था। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों चालें एक दूसरे पर चल दी। अंत में जुओ येरोंग फिर भी हार गई, क्योंकि चेंग फीमो की ज्वालाएं उसके विरुद्ध प्रभावी साबित हुई। कांस्य पदक सूची में उनकी रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। कांस्य पदक सूची में रैंकिंग का निर्धारण रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ द्वारा युद्ध अभिलेखों, प्रतिभागियों की युद्ध क्षमता और उनके द्वारा निपुणता प्राप्त युद्ध तकनीकों के आधार पर किया गया था। ये कहना ही पड़ेगा कि यह वास्तव में सटीक था। दूसरा मैच डुआनमू चेन बनाम डोंग सी। इस लड़ाई में कोई रोमांच नहीं था। डोंग सी ने 1 दर्जन से अधिक चालों का दृढ़तापूर्वक सामना किया, फिर भी वह हार गया। तीसरा मैच झांग मुयून बनाम बू जिंकाई, ये शो का सबसे शानदार हिस्सा था। प्रथम स्थान पर काबिज झांग मुयून का मुकाबला तृतीय स्थान पर काबिज बू शिंकाई से होगा। झांग मुयून ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। हालांकि जैसे ही उसने हमला किया, उसकी तलवार की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसकी तलवार का प्रकाश 90 राज्यों में फैल गया। वो मानो तलवार का अमर योद्धा था। हालांकि बू शिंकाई शक्तिशाली था, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी 10 चालों से अधिक टिक नहीं सका। 8 चालों में ही वह हार गया, और झांग मुयून ने तो अपनी वंश परंपरा को सक्रिय भी नहीं किया।
मजबूत, बहुत मजबूत, झांग मुयून लगभग अजेय था। अब सभी लोग दुआनमू यून्यांग और झांग मुयून के बीच होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शायद केवल दुआनमू यून्यांग ही झांग मुयून का मुकाबला कर सकती थी। चौथा मैच दुआनमू यून्यांग बनाम लिंग कोंग। यह एक और शानदार पल था और माहौल पहले से कहीं अधिक जीवंत था। यह व्हाइट टाइगर हॉल के दो नई पीढ़ी के राजाओं के बीच एक और मुकाबला था। लिंग कोंग, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। दुआनमू यून्यांग ने अपनी युद्ध तलवार को पकड़े हुए उदासीनता से कहा। हाँ हाँ हाँ, दुआनमू यून्यांग, तुमने मुझे बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करते कब देखा है? चलो बकवास बंद करते हैं और लड़ते हैं। वो हवा में जोर से हंसा। फिर उसने सीधे पागल जानवर की तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत से दुआनमू यून की ओर दौड़ पड़ा। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, दुआनमू यून्यांग ने ठंडे स्वर में कहा। बोलते ही उसने अपनी युद्ध तलवार म्यान से निकाल ली। जैसे ही युद्ध तलवार म्यान से बाहर निकली, उसमें से प्रचंड तलवार की ऊर्जा बाहर निकली। भन भन, 10 मीटर से अधिक लंबी एक ऊर्जा से भरी तलवार आसमान से नीचे गिरी। लिंग कोंग पागल जानवर की तरह दहाड़ा। लोहे की छड़ तेज गड़गड़ाहट के साथ ब्लेड लाइट की ओर टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ लड़ाई का अखाड़ा हिल गया। लिंग कोंग का शरीर थोड़ा सा कांप गया और उसका हमला नाकाम हो गया। हालांकि दुआनमू यून्यांग के हमले बाढ़ के द्वार खोलने वाले पानी की तरह थे। वे एक अंतहीन धारा की तरह आसमान की ओर बढ़ते चले गए। शक्तिशाली ब्लेड जैसी किरणें एक के बाद एक निकलती रहीं, मानो वे कभी रुकेंगी ही नहीं। 8 चालों में, ठीक वैसे ही जैसे झांग मुयून ने बू शिंकाई को हराया था, वो 8 चालों में हार गया और उसे युद्ध के मैदान से बाहर कर दिया गया। ये तो कमाल है। दुआनमू यून्यांग और झांग मुयून शीर्ष 10 खिलाड़ियों से काफी आगे है। बाकी खिलाड़ियों के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। अब सब कुछ उन दोनों पर निर्भर करता है। शायद वे एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ने में सक्षम हो जाएं। चारों प्रांगणों के शिष्यों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। 5वां दौर लू मिंग बनाम डुआन गैंग। इसी क्षण जज ने 5वें मैच की घोषणा की। यह आ गया है। लू मिंग और डुआन गैंग के बीच की लड़ाई तय करेगी कि शीर्ष 5 कौन होंगे। अगर लू मिंग डुआन गैंग को हरा देता है तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 5 में जगह बना लेगा और तीसरे स्थान के लिए बू शिंकाई के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कांस्य पदक विजेता प्रथम भाला वादक कौन है। बिल्कुल सही। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार अगर लू मिंग के पास केवल वही युद्ध शक्ति है जो लिंग कोंग के साथ लड़ाई के दौरान थी, तो उसके लिए दुआन गिरोह की रक्षा पंक्ति को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, जब तक कि उसके पास कोई अन्य विशिष्ट कौशल न हो। ये कहना मुश्किल है। क्या आप नहीं देख सकते कि लू मिंग की रक्त नलिका में विस्फोट नहीं हुआ? ये सचमुच ऐसा ही था। मैं लगभग भूल ही गया था। चर्चाओं के बीच लू मिंग ने फाइटिंग रिंग में कदम रखा। दुआन गैंग लोहे की मीनार की तरह लू मिंग के सामने खड़ा था। इस समय दुआन गैंग के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। अब वो लू मिंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जानता था कि उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, अन्यथा वो लू मिंग से हार सकता था। छोटे भाई लू, कृपया कृपया। उन दोनों ने अपनी मुठियां जोड़ ली। धमाका। फिर दुआन गैंग ने जमीन पर जोर से पैर पटका। उसका लंबा शरीर रथ की तरह था और वो दबंग अंदाज में लू मिंग की ओर बढ़ा। दुआन गैंग करीबी लड़ाई का माहिर था, इसलिए उसे दूरी कम करनी पड़ी। बंदूक से गोलाबारी करो, कवच तोड़ो। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, लू मिंग ने कवच के टुकड़े का इस्तेमाल किया। इस चाल की भेदन शक्ति अत्यंत प्रबल थी, जो पिछली चाल विस्फोट के बाद दूसरे स्थान पर थी। काले कछुए की रक्षा। डुआन गैंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी रक्षात्मक मार्शल कला का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप कछुए के खोल के आकार की 5 ढालें प्रकट हुई। क्लैंग। भाला ढालों में से एक से टकराया और सचमुच धातु के टकराने जैसी आवाज आई। लू मिंग को ऐसा लगा जैसे लंबा भाला किसी लोहे के पहाड़ में घुस गया हो। लंबा भाला धनुष की तरह मुड़ गया। भाले के झटके से उछलकर लू मिंग पीछे की ओर लुढ़क गया। कितना मजबूत बचाव है। लू मिंग प्रशंसा से भर गया था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि डुआन गिरोह का सदमा उससे भी कहीं अधिक था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि लू मिंग के लंबे भाले ने लगभग उसकी रक्षा पंक्ति को भेद दिया था। क्या ये लू मिंग का अंतिम दांव है? अगर नहीं, तो वो बहुत शक्तिशाली है। वो बू शिंकाई से भी ज्यादा ताकतवर है। दुआन गैंग चौंक गया, लेकिन रुका नहीं और लू मिंग की ओर दौड़ता रहा। उसका हाथ चील के पंजे की तरह तेज था और उसने 1 दर्जन तेज पंजों से आग बरसाई। आग का नृत्य।
लू मिंग का भाला कांप उठा और एक के बाद एक ज्वालाएं प्रकट हुई, जिन्होंने दुआन गैंग के पंजे की चमक को नष्ट कर दिया। फिर 10 से अधिक ज्वाला के फूल दुआन गैंग की सुरक्षा कवच पर गिरे, जिससे हलचल मच गई। भूस्खलन। लू मिंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए छलांग लगाई और उसका लंबा भाला दुआन गैंग पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। भाला दुआन गैंग की सुरक्षा कवच से टकराया, जिससे वो बुरी तरह हिल गई। दुआन गैंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। खुद को संभालने से पहले उसने 5-6 कदम पीछे लिए। वो पीछे हट रहा है। दुआन गिरोह पीछे हट गया है। वो बहुत ताकतवर है। मुझे लगता है कि लू मिंग का हमला कल लिंग कोंग से लड़ते समय के हमले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, बिल्कुल सही। क्या उसने कल अपनी ताकत छुपाई थी? ये तो अविश्वसनीय है। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर लिंग कोंग की आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी और वो बुदबुदाया। यह आदमी कल स्पष्ट रूप से चौथे स्तर पर था, लेकिन आज ये पहले ही 5वें स्तर पर पहुंच गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने कल रात ही सफलता हासिल कर ली हो? यह असंभव है ना? लैन यू। जैसे ही दुआन गिरोह पीछे हटा, लू मिंग ने सबसे बड़े प्रभाव क्षेत्र वाला हमला किया, जिसका नाम था मून कैनवस। एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा बना और उसने डुआन गैंग की सुरक्षात्मक ढाल पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। डुआन गिरोह एक बार फिर पीछे हट गया। बिजली चमकना। फिर वह भाले के साथ एक हो गया और बिजली की गति से वहां पहुंच गया। इस भाले के हमले से एक बार फिर दुआन गैंग की सुरक्षा कवच कांप उठी। दुआन गैंग दहाड़ते हुए लगातार कई मौके बरसाने लगा। उसने बेपरवाही से लू मिंग पर हमला किया और चिल्लाते हुए कहा, लू मिंग, अगर तुम्हारे पास कोई अनोखी कला है तो उसका जल्द से जल्द इस्तेमाल करो। तुम इस तरह मेरी रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ सकते। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही लू मिंग ने उसे दबा रखा था। वो सचमुच बहुत दुखी था। ऐसे में वह लू मिंग के बिल्कुल करीब नहीं आ सकता था। उसके लिए जीतना नामुमकिन था। अगर उसे हारना ही था तो वो सीधे सीधे हार जाए तो बेहतर था। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। विस्फोट। लू मिंग के शरीर में मौजूद सभी आवश्यक ची ऊर्जा उमड़ पड़ी और लंबी भाले की ओर दौड़ते हुए भाले की नोक पर एकत्रित हो गई। वूश। बिजली की तरह भाला आकाश में तेजी से गुजरा और एक बार फिर दुआन गिरोह के सुरक्षा कवच में जा घुसा। धमाका। पल भर में भाले की नोक पर मौजूद वास्तविक ची ऊर्जा अचानक हजारों वर्षों से संचित ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और एक शक्तिशाली और चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति के साथ विस्फोट हो गई। कच्चा। डुआन गिरोह की सुरक्षा कवच में दरार पड़ गई और फिर वो धमाके के साथ फट गई। फिर दुआन गैंग ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और उसका शरीर दूर जा गिरा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जैसे ही दुआन गिरोह उड़कर बाहर निकला, चारों आंगनों के सभी शिष्यों ने राहत की सांस ली। लू मिंग जीत गया है। वो शीर्ष 5 में है। ये तो तय है। मुझे आश्चर्य है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, वो या बू शिंगकाई। ऐसा लगता है कि यह लू मिंग है। व्हाइट टाइगर हॉल के इलाके में दुआनमू परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर भयानक भाव थे। लू याओ और लू यूनिक्सियोंग तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे अपने दांत इतनी जोर से भींच रहे थे मानो टूट ही जाएंगे। हालांकि वर्मिलियन बड हॉल का पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लू मिंग द्वारा डुआन गैंग को हराने के बाद वर्मिलियन बड हॉल इस वर्ष की प्रतियोगिता में किसी भी हालत में अंतिम स्थान पर नहीं रहेगा। अखाड़े में डुआन गैंग उठ खड़ा हुआ और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, छोटे भाई लू मिंग वाकई शक्तिशाली है। मुझे अपनी हार का पूरा यकीन है। उनका शरीर बेहद मजबूत था, इसलिए उन्हें ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई और बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। बड़े भाई डुआन बहुत ही विनम्र है। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग इस दौर के विजेता है। दूसरा दौर समाप्त हो गया है। अब हम अगले दौर में आगे बढ़ेंगे। तीसरे दौर के बाद न्यायाधीश ने घोषणा की, कुछ ही देर में तीसरा दौर शुरू हो गया। इस दौर में लू मिंग के प्रतिद्वंदी डुआनमू चेन थे। लू मिंग और डुआनमू चेन के बीच की लड़ाई में कोई रोमांच नहीं था। उन्होंने पूरी लड़ाई के दौरान डुआनमू चेन को दबाए रखा और मात्र 1 दर्जन हमलों में जीत हासिल की। चालें। जहां तक बाकी लोगों की बात है, झांग मुयुन और डुआनमू युनयांग का सामना करने वाले सभी लोगों ने हार स्वीकार कर ली थी। क्योंकि लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए बात के लिए शक्ति बचाकर रखना बेहतर था। मैच। चौथे दौर में लू मिंग का मुकाबला डोंग सी से हुआ। निसंदेह लू मिंग ने आसानी से जीत हासिल की। इस दौर में उनका मुकाबला बू शिंगकाई से था। उन दोनों के बीच लड़ाई बेहद भीषण थी। उन्होंने 100 से अधिक चालों तक संघर्ष किया। अंत में बू शिंगकाई ने लिंग को हराकर जीत हासिल की। कोंग।
पांचवें दौर में लू मिंग का मुकाबला बू शिंकाई से था। इस प्रतियोगिता ने पूरे इलाके में उत्साह का उबाल ला दिया, क्योंकि इस मुकाबले को तीसरे स्थान के लिए मुकाबला कहा जा सकता है। अगर लू मिंग जीत जाता है तो उसे तीसरा स्थान हासिल करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर बू शिंकाई जीत जाता है तो तीसरा स्थान उसका होगा। इसके अलावा दोनों ने बंदूकों का इस्तेमाल किया, इसलिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण था। लड़ाई के अखाड़े में वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के हाथ में एक एक भाला था। लू मिंग, चलो एक ही चाल में विजेता का फैसला करते हैं, कैसा रहेगा? बू शिंकाई ने गहरी आवाज में कहा। अच्छा, मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। लू मिंग मुस्कुराया, क्या एक ही शॉट से परिणाम तय हो सकता है? सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे और भी अधिक उत्साह से देखने लगे। परिणाम तय करने के लिए एक ही शॉट का होना अधिक खतरनाक था, लेकिन साथ ही अधिक रोमांचक भी था। धमाका, धमाका! अचानक उन दोनों से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उनकी आभाएं आपस में टकराईं और वे दोनों एक ही समय पर बाहर भागे। विषाक्त ड्रैगन ड्रिल, विस्फोट! उन दोनों ने लगभग एक ही समय में अपने अंतिम दांव खेले। दोनों भाले की परछाइयां पलक झपकते ही शून्य को चीरती हुई आपस में टकरा गईं। ऐसा लग रहा था मानो दो तारे आपस में टकरा गए हों। युद्ध के मैदान पर दोनों भालों के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र मानकर दो रंग उभर आए। एक धधकते लाल रंग का था और दूसरा काले रंग का। दोनों रंग स्पष्ट रूप से अलग अलग थे और उन्होंने एक दूसरे के सामने हार नहीं मानी। हालांकि ये गतिरोध क्षण भर के लिए ही कायम रहा। अचानक उग्र लाल पक्ष ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली और पल भर में काले पक्ष को दबा दिया। और टकराना, एक आकृति दूर तक उड़ती हुई गई और जमीन पर जोर से गिरी। निस्संदेह यह एक जिंगकाई, बू शिंकाई हार गया था और उसकी चोटें डुआन गैंग की चोटों से कहीं अधिक गंभीर थीं। टकराना, व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक ने गुस्से से अपनी कुर्सी पर हाथ पटका, उनका चेहरा उतरा हुआ था। वर्मिलियन बड हॉल का मुखिया खिलखिलाकर हंस पड़ा। लू मिंग जीत गया। न्यायाधीश ने घोषणा की, इसमें कोई शक नहीं है, लू मिंग तीसरे स्थान पर रहेगा। हे भगवान, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लू मिंग ने अपने बड़े भाई फैंग वूजी का दिल तोड़ दिया है? रिकॉर्ड, ये तो बहुत डरावना है, किसी ने हैरानी से कहा। ऐसे में क्या वरिष्ठ भाई फैंग वूजी से भी अधिक प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति नहीं होगा? रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में ये कहना मुश्किल है। अभी मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य में भी मजबूत रहेंगे। भविष्य में कई कठिनाइयां आएंगी। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जो अपनी जवानी में तो कमाल के थे, लेकिन बड़े होने पर उनकी उपलब्धियां औसत दर्जे की ही रह जाती हैं। ये सच है, लेकिन वरिष्ठ भाई फैंग वूजी का रिकॉर्ड तोड़ना वाकई चौंकाने वाला है। पर्याप्त, मुझे इस आदमी की असलियत समझ नहीं आ रही। क्या वह वाकई पहले स्थान के लिए लड़ना चाहता है? मू लैन के चेहरे पर पूरी तरह से मुस्कान छा गई थी। पांग शी और हुआची इतने उत्साहित थे कि वे कांप रहे थे और उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। फिर प्रतियोगिता जारी रही। पांचवें दौर के बाद छठा दौर था। छठे दौर में लू मिंग का मुकाबला लिंग कोंग से था। लू मिंग और लिंग कोंग के बीच कल लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए उन्हें दोबारा लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लिंग कोंग ने सीधे सीधे हार मान ली। प्रतियोगिता के 6 दौरों में केवल 3 लोग ही लगातार जीत हासिल करने में सफल रहे। वे झांग मुयुन, डुआन मू युनयांग और लू मिंग थे। इस समय तक स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। झांग मुयुन और डुआन मू युनयांग पहले और दूसरे स्थान पर रहे। लू मिंग तीसरे स्थान पर थे। बू शिंकाई को चौथे स्थान पर होना चाहिए था। पांचवें और छठे स्थान के लिए लिंग कोंग और डुआन गैंग के बीच मुकाबला होना चाहिए। वाक्य के उत्तरार्ध में डोंग सीई लगभग 10वें स्थान पर था। इसमें कोई संदेह नहीं था और अंतर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए था। केवल 3 राउंड बचे थे। सबकी निगाहें झांग मुयुन और डुआन मू युनयांग पर टिकी थीं। वे जानना चाहते थे कि चैंपियन कौन बनेगा। बेशक लू मिंग अभी भी मौजूद था। क्या लू मिंग पहले 2 लोगों का मुकाबला कर पाएगा? वह कितने बार रोक पाएगा? सभी का ध्यान इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित था। सभी की उत्सुकताओं के बीच 7वें दौर की शुरुआत हुई। 7वें दौर का पहला मैच लिंग तियान बनाम डुआन गैंग। इस मुकाबले को प्रतियोगिता का सबसे लंबा और सबसे तीव्र मुकाबला कहा जा सकता है। वे दोनों हिंसक थे और 2 राक्षसों की तरह अखाड़े में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। कुछ 100 चालों के बाद अंत में डुआन गैंग ही विजयी हुआ, क्योंकि हवाई जानवर उन्माद की कला की अवधि समाप्त हो चुकी थी। दूसरा मैच लू मिंग का जुओ येरोंग के खिलाफ था,
जुओ येरोग ने सीधे सीधे हार स्वीकार कर ली। तीसरे मैच के बाद आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण मैच का आगमन हुआ, और यह वही मैच था जिसके बारे में हर कोई सबसे ज्यादा चिंतित था। झांग मुयुन बनाम डुआन मू यूनयांग। उन दोनों के बीच का निर्णायक मुकाबला तय समय से पहले ही शुरू हो गया था, और दोनों की भिड़ंत 7वें दौर में हुई। पूर्व और पश्चिम से दो आकृतियां लड़ाई के अखाड़े की ओर बढ़ीं। पल भर में ही पूरा इलाका उबल पड़ा। एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था और दूसरा सर्वश्रेष्ठ कृपाण चलाने वाला। कांस्य पदक सूची में पहले और दूसरे स्थान के बीच की लड़ाई युवा मार्शल आर्टिस्टों के दिलों में जोश भर सकती थी। कई लोग अवाक रह गए और रिंग में उन दोनों को बड़ी बड़ी आंखों से देखते रह गए। झांग मुयुन, 1 साल पहले मैं तुमसे हार गया था। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। अब मैं अपना हक वापस लेकर आऊंगा और तुम्हें कुचल दूंगा। डुआन मू यूनयांग की निगाहें बाघ जैसी थी और बेहद दबंग थी। झांग मुयुन का सामना करते समय भी वह अहंकारी और दबंग बना रहा। यह उसका स्वाभाविक स्वभाव था। उसे तानाशाह कहा जा सकता है। हालांकि झांग मुयुन किसी राजा की तरह थे। उनका व्यक्तित्व अजगर और बाघ जैसा था, और उनकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। डुआन मू यूनयांग, तुम पिछले साल मुझसे हार गए थे। इस साल तुम्हारा कोई चांस नहीं है, और भविष्य में भी नहीं होगा। हमारे बीच का फासला बढ़ता ही जाएगा। झांग मुयुन की आवाज शांत और सौम्य थी, लेकिन उसमें अद्वितीय आत्मविश्वास झलक रहा था। अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कहने की हिम्मत करता, तो हर कोई उसे अहंकारी, घमंडी और दूसरों को नीचा समझने वाला समझता। हालांकि जब झांग मुयुन ने यह बात कही, तो किसी को भी यह नहीं लगा कि वह अहंकारी या घमंडी है, बल्कि सभी को लगा कि वह सच बोल रहा है। क्योंकि उन्हें ऐसा कहने का अधिकार था। मैंने तुमसे कहा था कि अपने शब्द वापस ले लो, ये लो। डुआन मू यूनयांग ने ठंडे स्वर में कहा। धमाका। डुआन मू यूनयांग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। वह स्थिर रहा, लेकिन उसके सिर के ऊपर सच्ची ची ऊर्जा से निर्मित कई मीटर लंबी एक युद्ध तलवार प्रकट हुई। वह हवा को चीरती हुई झांग मुयुन की ओर बढ़ी। भन भन। तलवार की गर्जना के साथ झांग मुयुन के सिर के ऊपर एक विशाल तलवार का निर्माण हुआ और उसने आगे की ओर वार किया। धमाका। कृपाण और तलवार आपस में टकराई, जिससे असंख्य तलवार ऊर्जा और कृपाण की चमक उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गई। ची, ब्लेड ची और तलवार ची जमीन पर गिरी। अगर जमीन पर खुदे हुए शिलालेख न होते, तो वो गड्ढों से भर जाती। यह महज एक परीक्षण था, लेकिन ये पहले ही इतने भयावह स्तर तक पहुंच चुका था। विनाशकारी तलवार कला, आत्मा का विनाश। डुआन मू यूनयांग की युद्ध तलवार म्यान से बाहर निकल आई। ऐसा लगा मानो कोई दानव अपने बंधन तोड़कर संसार में पुनः प्रकट हो गया हो। भयानक तलवार की रोशनी मानो शून्य को चीरती हुई झांग मुयुन की ओर बढ़ी। भन भन। तलवार की आवाज गूंज उठी। झांग मुयुन का शरीर स्थिर रहा, लेकिन उसकी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकल आई। तलवार के म्यान से बाहर निकलते ही एक तीव्र और निर्मम इच्छाशक्ति वातावरण में फैल गई, और ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया उसकी तलवार की ऊर्जा से घिरी हुई हो। भन भन। हवा में किसी चीज के टूटने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अगर कोई ध्यान से न सुने तो उसे यह आवाज सुनाई नहीं देगी। आवाज सुनाई देने से पहले ही तलवार जैसी रोशनी चमकी और तेजी से निकल गई। धमाका। इस तलवार की ऊर्जा डुआन मू यूनयांग की तलवार की रोशनी जितनी शक्तिशाली नहीं थी। फिर भी ये डुआन मू यूनयांग की तलवार की रोशनी को एक ही प्रहार में नष्ट करने में सक्षम थी। विनाशकारी तलवार कला, आकाश का नाश करो। डुआन मू यूनयांग चिल्लाया। तलवार के वार होते ही डुआन मू यूनयांग का पूरा शरीर सन्नाटे में डूब गया। उसमें अब कोई भावना नहीं बची थी। मनुष्य निर्दयी थे, लेकिन तलवार उससे भी अधिक निर्दयी थी। उसमें केवल एक अंतहीन तीक्ष्णता थी जो दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकती थी। 4 ऋतुओं की तलवार तकनीक, वसंत से भरपूर, टूट जाओ। झांग मुयुन ने हल्की सी आवाज निकाली और अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। पलक झपकते ही आकाश में सैकड़ों तलवार ऊर्जा प्रकट हुई। तलवार ऊर्जा वसंत की बारिश की तरह महीन और घनी थी, और उसने डुआन मू यूनयांग की तलवार चलाने की तकनीक को घेर लिया। यदि डुआन मू यूनयांग की तलवारबाजी तकनीक विनाश का प्रतिनिधित्व करती थी, तो झांग मुयुन की तलवार तकनीक जीवन, शक्ति और आशा का प्रतिनिधित्व करती थी। तलवार की ऊर्जा की लकीरें वसंत की बारिश की बूंदों की तरह थीं। हालांकि प्रत्येक बूंद शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन जब वे आपस में मिल गईं, तो उनकी शक्ति अनंत हो गई। तलवार की चमक और तलवार की ऊर्जा हवा में विलीन हो गई। अद्भुत, ये तो सचमुच बहुत अद्भुत है। झांग मुयुन और डुआन मू यूनयांग की निम्न स्तर की ब्लैक ग्रेड मार्शल आर्ट तकनीकें उच्चतम स्तर तक विकसित हो चुकी है। मनुष्य और मार्शल आर्ट एक हो गए हैं।
वो निस्संदेह मनुष्य और मार्शल आर्ट के संगम के शिखर पर है, जो दूसरों से कहीं आगे है। इसके अलावा उनके शरीर दोनों पूर्णतः द्वितीय श्रेणी के हैं। यह वाकई अद्भुत है। दोनों की वंश परंपरा छठे स्तर की है। उनकी युद्ध क्षमता मार्शल मास्टर के स्तर से कहीं अधिक है। एक साधारण प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या वे कांस्य पदक सूची में शीर्ष 2 प्रतिभाशाली छात्र हैं? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। लू मिंग की आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन आह भरी। उसके बगल में खड़ी मुलैन ने लू मिंग की ओर देखते हुए कहा, कैसा है? ये झांग मुयुन और दुवानमु यूनयान की ताकत है। उनकी युद्ध शक्ति देखने के बाद भी क्या आपको प्रथम स्थान प्राप्त करने का आत्मविश्वास है? क्यों नहीं? लू मिंग ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। यह आदमी, तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम बहुत गंभीर हो, है ना? मुलैन को लगा कि वो लू मिंग को समझ नहीं पा रही है। उसे नहीं पता था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। विनाशकारी तलवार कला, विश्व विनाश, दुआनमू यून्यांग दहाड़ा और पलक झपकते ही 18 बार वार किया। 18 धारदार रोशनी में से प्रत्येक बेहद भयावह थी। इसकी खासियत ये थी कि प्रत्येक वार का प्रक्षेप पथ अनियमित था, मानो कोई अनियंत्रित जंगली घोड़ा उछल कूद कर रहा हो और अप्रत्याशित हो। 4 ऋतुओं की तलवारबाजी तकनीक, चिलचिलाती गर्मी, तलवार की आवाज गूंजी और आकाश में तलवार की रोशनी दिखाई दी। ये सूर्य के समान चकाचौंध भरी रोशनी बिखेर रही थी। ची, ये सूर्य वास्तव में निरंतर सघन तलवार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। दुआनमू यून्यांग की तलवारों की चमक चाहे कितनी भी अप्रत्याशित क्यों न हो, वो सब इस तलवार ऊर्जा के आगे चूर चूर हो गई। शरद ऋतु की हवा बेहद उदास है। फिर झांग मुयून ने अपना अगला दांव खेला। लड़ाई का मैदान मानो वीरान हो गया था। सब कुछ निर्जन था और पतझड़ की हवा चल रही थी। आकाश में एक अकेली तलवार जैसी रोशनी चमकी और दुआनमू यून्यांग की ओर बढ़ी। धमाका! दुआनमू यून्यांग को तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुआनमू यून्यांग पीछे हट गया जबकि झांग मुयून आगे बढ़ गया। विंटर थंडर शॉक! झांग मुयून ने तुरंत 9 तलवारें चलाईं। गरज की आवाज गूंजी और 9 बिजली की तलवारें दुआनमू यून्यांग की ओर बढ़ीं। विश्व का विनाश! दुआनमू यून्यांग दहाड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रतिरोध किया और एक घातक सफेद तलवार प्रकाश आकाश में फैल गया। प्रकाश के थमने के बाद दुआनमू यून्यांग तेजी से पीछे हट गया। उसके कंधे पर एक गहरा, खून से लथपथ घाव हो गया था। दुआनमू यून्यांग, मैंने पहले भी कहा है, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। झांग मुयून के कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे जब वो आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसके शरीर पर मौजूद आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। अपनी साधना से जब तक वे चाहें, वे पलक झपकते ही मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच सकते हैं। मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर में कोई बाधा नहीं होगी और वे सीधे आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार उन्होंने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है। एक शक्तिशाली रजत रैंक के शिष्य ने कहा, हा, झांग मुयून, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? मेरी आखिरी चाल चलो, खून बहा देने वाला वार। दुआनमू यून्यांग जोर से हंस पड़ा। उसके घाव से खून तेजी से निकला और हवा में एक रक्त ब्लेड का रूप ले लिया। स्लैश! दुआनमू यून्यांग ने अपना हाथ हिलाया। रक्त की तलवार खून जैसे लाल प्रकाश में बदल गई और झांग मुयून की ओर वार किया। झांग मुयून की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और तलवार की रोशनी तेजी से निकली और खून से लथपथ तलवार से टकराई। हालांकि रक्त से भरी तलवार अचानक गायब हो गई और रक्त की धुंध में बदल गई। फिर रक्त की धुंध घनीभूत होकर रक्त तेंदुओं में परिवर्तित हो गई जो झांग मुयून की ओर दौड़े। वूश वूश! झांग मुयून की लंबी तलवार ने वार किया और तलवार की ऊर्जा की धाराएं निकली, जिससे खूनी तेंदुए तितर बितर हो गए। हालांकि तितर बितर होने के बाद वे खून की धुंध में बदल गए और फिर से खूनी तेंदुओं के रूप में संघनित हो गए। ये सिलसिला अंतहीन सा लग रहा था। ये तो एक विचित्र गुप्त तकनीक है। क्या ये दुआनमू यून्यांग का तुरुप का पत्ता है? मैंने कभी नहीं सुना कि दुआनमू यून्यांग को ये गुप्त तकनीक पता थी। ऐसा लगता है कि इस दौरान उनका संयोगवश इससे सामना हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग मुयून हारने वाली हो? हा, झांग मुयून, ये खून से लथपथ कर देने वाला वार तुम्हारे लिए ही है। आज तो तुम्हारी हार पक्की है। दुआनमू यून्यांग जोर से हंस पड़ी। दुआनमू यून्यांग, मुझे लगा था कि तुम में कुछ क्षमताएं हैं। जब तुम्हारा साधना स्तर ऊंचा हो जाएगा तो ये गुप्त कौशल तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि महान दाव क्या है। विराम! जैसे ही झांग मुयून ने बोलना समाप्त किया, उनके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई।
एक अतुलनीय रूप से तीव्र सर्वविजयी और सर्वशक्तिशाली आभा अचानक फूट पड़ी। जी हाँ, ये ची है। भन 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 भन। इस समय चारों हॉलों के प्रमुख अधिकारी, जैसे कि चारों डीन, चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग और सोने के वस्त्रधारी बुजुर्ग, सभी अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए। संप्रदाय के नेता के अलावा उनकी आंखों में दो चमकदार रोशनी भी थी। बल, ये धातु का बल है। झांग मुयुन ने वास्तव में नियंत्रण बल को समझ लिया है। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, एक विलक्षण प्रतिभा। उसने वास्तव में मास्टर स्तर पर नियंत्रण शक्ति को समझ लिया। अविश्वसनीय। हाँ, हमारे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को एक और सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया है। चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग उत्साह से चिल्ला उठे। चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर भ्रमित शिष्य चौंक गए। कांस्य के शिष्यों, जिनमें चांदी के अधिकांश शिष्य भी शामिल थे, ने अभी तक उस नियंत्रण शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सुना था और इसकी शक्ति को जानते थे। भला वे आश्चर्यचकित क्यों नहीं होते? ची, धातु की शक्ति अविनाशी और अत्यंत तीक्ष्ण थी। धातु बल का प्रयोग होते ही सब कुछ चकनाचूर हो गया। पल भर में झांग मुयुन के चारों ओर मौजूद रक्त तेंदुए चकनाचूर हो गए और उनका पुनरुत्पादन असंभव हो गया। दुआनमू युनयांग ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। उसने मुंह से खून थूका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हा, झांग मुयुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नियंत्रण बल को समझ जाओगे। मैं हार गया, लेकिन मेरी हार व्यर्थ नहीं गई। दुआनमू युनयांग ने दयनीय हंसी हंसी। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। पहले जो दबंगई का भाव उसके चेहरे पर दिख रहा था, वो पूरी तरह गायब हो गया था। झांग मुयुन सही थे। गुप्त तकनीकें तो बस एक छोटा सा रास्ता थी। असली रास्ता तो शक्ति पर नियंत्रण पाना था। शक्ति पर नियंत्रण जितनी जल्दी समझ लिया जाए, भविष्य में उतना ही अधिक लाभ होगा। झांग मुयुन मास्टर स्तर की नियंत्रण शक्ति को समझने में सक्षम था, जिसका अर्थ था कि उसकी प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी। शायद वह अपने जीवनकाल में कभी भी झांग मुयुन की बराबरी नहीं कर पाएगा। इस समय तक उसने लड़ने का सारा जज्बा खो दिया था। युनयांग, तुम क्या कर रहे हो? मार्शल आर्टिस्ट तो आसमान के खिलाफ चलते हैं। लड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस बढ़ाने से ही मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। जाग जाओ। व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक अचानक चिल्ला उठे। वो चीख बिजली की तरह गड़गड़ाहट थी, जो दुआनमू युनयांग के कानों में गूंज उठी। दुआनमू युनयांग चौंक गया और अचानक जाग गया। वो तुरंत डर गया और उसे पसीना आने लगा। वो इस समय बेहद खतरनाक स्थिति में था। अगर वो समय रहते नहीं जागा, तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ सकती थी और वह मार्शल आर्ट के मार्ग से भटक सकता था, जिससे वो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसे ही तथाकथित आंतरिक दानव कहा जाता था। धन्यवाद, प्रधानाचार्य। दुआनमू युनयांग ने व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक को प्रणाम किया। फिर उन्होंने झांग मुयुन की ओर देखा। उनकी आंखों में दबंग भाव झलक रहा था और उन्होंने कहा, झांग मुयुन, मैं तुम्हें देर सवेर पकड़ लूंगा। मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। फिर वह मुड़ा और लड़ाई के अखाड़े से बाहर चला गया। झांग मुयुन ने ये राउंड जीत लिया है। चलिए अगले राउंड में चलते हैं, न्यायाधीश ने घोषणा की। प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि अभी अभी हुए चरम मुकाबले के बाद अगले कुछ मैच दर्शकों की दिलचस्पी जगाने में नाकाम रहे। अधिकांश लोगों की नज़र में इस प्रतियोगिता के परिणाम पहले ही घोषित हो चुके थे। पहला स्थान निश्चित रूप से झांग मुयुन को मिलेगा और दूसरा स्थान दुआनमू युनयांग को। हालांकि अभी 2 और दौर बाकी थे, लेकिन अब कोई अनिश्चितता नहीं थी। कुछ ही देर बाद 7वां दौर समाप्त हो गया। थोड़े आराम के बाद 8वां दौर शुरू हुआ। पहले 4 मैचों में ज्यादा बदलाव नहीं हुए, क्योंकि परिणाम सभी की उम्मीदों के अनुरूप ही थे। 5वां मैच लू मिंग बनाम दुआनमू युनयांग। जज ने 5वें मैच में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम घोषित किए। सभी के मनोबल में थोड़ा सुधार हुआ। अंततः लू मिंग और दुआनमू युनयांग के बीच युद्ध का समय आ गया था। इससे पहले लू मिंग ने दुआनमू परिवार के लोगों को बार बार अपमानित किया था। दुआनमू युनयांग ने कहा था कि वह लू मिंग को बदनाम तरीके से हरा देगा। लू मिंग ने भी करारा जवाब दिया। दोनों के बीच अभी लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन तनाव पहले से ही बढ़ रहा था। अब जब वे आखिरकार मिल ही गए थे, तो इसका परिणाम क्या होगा? लू मिंग कितने हमलों को रोक सकता था? क्या उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता? वे दोनों फाइटिंग रिंग में गए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। लू मिंग, आखिरकार हमारी बारी आ गई है। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। अगर तुमने जल्दी हार नहीं मानी, तो तुम्हारी बुरी तरह से हार होगी।
दुआनमू यून्यांग की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और फिर भी बेहद दबंग थी। वो इतनी आसानी से कैसे पराजित हो सकता है? क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? पहले तो तुम सचमुच बहुत ही बुरी और बेइज्जती से पराजित हुए थे। तुम्हारा मार्शल दाव का हृदय लगभग चकनाचूर हो गया था। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। वो दुआनमू यून्यांग और झांग मुयून के बीच लड़ाई का जिक्र कर रहे थे। लू मिंग, तुम्हें यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि तुमने इसे उठा लिया है, तो यह ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान एक भयानक हार से हो सके। दुआनमू यून्यांग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। वो आर्कटिक महासागर की तरह ठंडा था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। उसने इसे छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। दुआनमू यून्यांग का हत्या करने का इरादा है। लू मिंग मुसीबत में है। लू मिंग आवेग में आकर काम कर रहा है। उसे दुआनमू यून्यांग को उकसाना नहीं चाहिए था। जी हाँ, जीवन को हानि पहुंचाने की मनाही के अलावा अखाड़े में कोई और प्रतिबंध नहीं है। अगर लू मिंग हार मानने से इनकार करता है, तो संप्रदाय का गुरु भी दखल नहीं दे पाएगा। लू मिंग के अंजाम चिंताजनक है। कुछ शिष्यों ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि लू मिंग का ये कदम नासमझी भरा है। इससे दुआनमू यून्यांग और भी क्रोधित हो जाएगा। फिर क्यों परेशान होना? हालांकि लू मिंग का चेहरा अब भी शांत था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम झांग मुयून से हार गए और तुम्हारा मार्शल हॉट लगभग टूट गया। मुझे आश्चर्य है कि मेरे से हारने के बाद क्या होगा? तुमसे हार जाऊं मैं, दुआनमू यून्यांग, एक नौसिखिए से कैसे हार सकता हूं? ये तो दुनिया का सबसे मजेदार मजाक है। लू मिंग, ये मत सोचो कि इस तरीके से तुम मेरी मानसिक शांति भंग कर सकते हो। क्या मजाक है? आपका रास्ता यहीं समाप्त होता है। विनाशकारी तलवार कला, आत्मा का विनाश। अपनी हंसी के बीच दुआनमू यून्यांग ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। तलवार की प्रचंड चमक लू मिंग की ओर बढ़ी। जिस क्षण उसने वार किया, उसी क्षण उसने अपनी वंश परंपरा को सक्रिय कर दिया था। टूटा हुआ कवच। पलक झपकते ही लू मिंग ने असली युद्ध ड्रैगन तकनीक को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। एक राजसी ड्रैगन के आकार की जीवन शक्ति उसके बलवान शरीर में प्रवाहित हुई और लंबी भाले में समाहित हो गई। लंबी भाले के साथ साथ एक शक्तिशाली घूमती हुई काटने वाली शक्ति उत्पन्न हुई। डिंग डिंग, लंबे भाले ने सटीक रूप से तलवार की धार को भेद दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। दुआनमू यून्यांग का शरीर टस से मज नहीं हुआ, लेकिन लू मिंग का शरीर थोड़ा सा डगमगाया और वह एक कदम पीछे हट गया। उन्होंने इसे रोक दिया। बड़े भाई लू मिंग ने दुआनमू यून्यांग के हमले को रोक दिया। पांग शी ने उत्साह से चिल्लाया। उनके बगल में मू लैन, फेंग वू, हुआ ची और वमिलियन बडहॉल के अन्य शिष्य, जिनमें वमिलियन बडहॉल के डीन भी शामिल थे, सभी बेहद खुश थे और बिना पलक झपकाए अखाड़े को घूर रहे थे। हालांकि लू मिंग को नुकसान तो हुआ था, लेकिन यह नुकसान मामूली ही था। इस समय अगर वे यह न कहें कि वे लू मिंग को जीतते हुए नहीं देखना चाहते, तो ये झूठ होगा। हालांकि वो जानता था कि इसकी संभावना कम है, फिर भी उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि लू मिंग कोई चमत्कार कर सकता है। ये देखकर कि लू मिंग ने दुआनमू यून्यांग के हमले को रोक दिया था, वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये दुआनमू यून्यांग सचमुच शक्तिशाली है। लू मिंग को महसूस हुआ कि उसकी हथेली थोड़ी सुन्न हो गई है और वह मन ही मन सोचने लगा। दुआनमू यून्यांग का शरीर पहले ही द्वितीय श्रेणी की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर चुका था, जो लू मिंग से 2 स्तर ऊपर थी। इसके अलावा निम्न स्तर की काली श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक को पहले ही 6ठे चरण तक विकसित किया जा चुका था, जो मनुष्य और मार्शल आर्ट के एकत्व के क्षेत्र में था। इसके अलावा उसका वंश स्तर 6 का था। जब इन्हें मिलाया गया तो इनकी विस्फोटक शक्ति अत्यंत भयावह थी। लू मिंग की शारीरिक क्षमता और मार्शल आर्ट तकनीकें उसकी कमजोरी का कारण थी। वो केवल सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक की प्रचुर और सघन आवश्यक ऊर्जा पर ही भरोसा कर सकता था। लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। तुम मेरी 80% शक्ति से किए गए हमले को रोकने में पूरी तरह सक्षम हो, लेकिन बस इतना ही, मार डालो। जब दुआनमू यून्यांग ने देखा कि इस हमले में उसे मामूली बढ़त ही मिली है, तो उसकी आंखों में हत्या का भाव और भी तीव्र हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और अपनी वास्तविक ऊर्जा को चरम सीमा तक प्रवाहित किया। उसकी आभा तुरंत थोड़ी और मजबूत हो गई। कृपाण प्रकाश की एक किरण, जो पिछली किरण से अधिक शक्तिशाली थी, लू मिंग की ओर बढ़ी। लू मिंग, तुम्हें इसे रोकना होगा। मू लैन, फेंग वू और अन्य लोगों ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। युद्ध क्षेत्र को देखते हुए उनकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीगी हुई थीं। भूस्खलन। लू मिंग का लंबा भाला तेजी से आगे बढ़ा और तलवार से फिर टकरा गया। धमाका। इस बार लू मिंग लगातार 7 से 8 कदम पीछे हटता रहा,
उसके शरीर में रक्त और ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा था। लू मिंग उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लगता तो यही है कि लू मिंग 10 चालों के अंदर ही हार जाएगा। ऐसा लगता है कि लू मिंग की रक्त नस अभी तक फटी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, यह अजीब है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में अगर वह अपनी वंश परंपरा को सक्रिय भी कर ले, तब भी वह हार से नहीं बच पाएगा। यह मत भूलो कि दुआनमू यून्यांग के पास अभी भी एक गुप्त तकनीक है जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इतना खराब भी नहीं। इस स्थिति को देखकर चारों ओर से आहें सुनाई देने लगी। क्या मुझे किसी का उपयोग करना चाहिए? लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। फिर उसने उस विचार को खारिज कर दिया। लू मिंग को पूरा भरोसा था कि अगर वह अग्नि की शक्ति का इस्तेमाल करे तो वह दुआनमू यून्यांग को हराने में सक्षम होगा। लेकिन यह वो परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। उसके मन में एक विचार आया, एक अजीब सा विचार। वह दुआनमू यून्यांग के दबाव का उपयोग करके उसकी साधना में भेद करना चाहता था। अन्यथा अपनी वर्तमान साधना शक्ति के साथ भले ही वो दुआनमू यून्यांग को हरा दे, लेकिन झांग मुयुन को हराना मुश्किल होगा, जिसने नियंत्रण शक्ति को भी समझ लिया था। अत्यधिक दबाव के बावजूद ही वह अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी साधना में उत्कृष्टता प्राप्त कर सका। तभी वह झांग मुयुन से लड़ सका। देखते हैं तुम मेरी तीसरी तलवार विश्व विनाश का सामना कैसे करोगे। दुआनमू यून्यांग दहाड़ा और उसकी युद्ध तलवार से 18 प्रकाश किरणें निकली। उन 18 प्रकाश स्तंभों में से प्रत्येक निरंतर परिवर्तनशील और अप्रत्याशित था। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था, मानो वो सब कुछ नष्ट कर सकता हो। इसे संसार का नाश करने वाला कहा जाता था। हालांकि यह अतिशयोक्ति थी, फिर भी इसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। ऐसा लगता है कि मैं केवल अपनी वंश परंपरा को ही सक्रिय कर सकता हूं। लू मिन की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसने बिना किसी झिझक के अपनी रक्त नाड़ी को सक्रिय कर लिया। खून जैसे लाल रंग की रोशनी की एक चमक दिखाई दी और लू मिन की आभा बढ़ गई। विनाशकारी शक्ति की एक लहर ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। लू मिंग की ताकत 40% बढ़ गई और वो सीधे कृपान की किरण की ओर दौड़ा। धमाका धमाका, पलक झपकते ही लू मिंग 18 तलवारों की चमक में डूब गया। युद्ध के अखाड़े में केवल फीकी तलवारों की चमक और धधकती लाल भाले की चमक के साथ साथ गड़गड़ाहट की कई आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या लू मिंग इसे रोक सकता है? घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की निगाहें लड़ाई के अखाड़े पर टिकी हुई थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे महत्वपूर्ण दृश्य को देखने से चूक न जाएं। 18 लगातार धमाकों के बाद एक आकृति बाहर निकली। उसका लंबा भाला अर्धचंद्र में बदल गया और दुआनमू यून्यांग की ओर बढ़ा। वो लू मिंग था, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। हालांकि दुआनमू यून्यांग की तलवार की चमक बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन लू मिंग की आत्मा भक्षण करने वाली रक्त शक्ति ने उसके आधे हमले को सोख लिया था। बचे हुए हमले लू मिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दुआनमू यून्यांग का चेहरा तब बदल गया जब उसने देखा कि लू मिंग घायल नहीं हुआ था और पहले से भी अधिक शक्तिशाली हमले के साथ उस पर हमला कर रहा था। जल्दबाजी में उसने अपनी तलवार से वार किया। क्लैंग, दुआनमू यून्यांग का शरीर कांप उठा और वह खुद को रोक नहीं पाया और 10 मीटर से अधिक पीछे की ओर फिसल गया। दुर्भाग्यवश लू मिंग के शरीर की आभा काफी कमजोर हो गई थी। उसके वंश का यह विस्फोट केवल 5 सांसों तक ही चल सका, जो कि बहुत कम समय था। लू मिंग, लानत हो, नरक में जाओ, खून बहा देने वाला वार। लू मिंग के भाले से पीछे धकेले जाने पर दुआनमू यून्यांग क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार से अपनी बाह पर वार किया और खून की एक धारा बह निकली। हवा में खून से लाल तलवार का रूप धारण करके उसने लू मिंग पर प्रहार किया। लू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं और वह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि खून से लाल तलवार मानो अपनी मर्जी से लू मिंग का पीछा कर रही थी। बिजली चमकना, भाले ने रक्त लाल तलवार पर प्रहार किया। भाले के प्रहार से तलवार चकनाचूर हो गई और रक्त के धुंध में बदल गई। फिर वह धुंध रक्तमय तेंदुओं में परिवर्तित हो गई और लू मिंग पर झपटी। पलक झपकते ही लू मिंग खून से लथपथ तेंदुओं से घिर गया। लू मिंग, इसका आनंद लो। ये बुरा नहीं है कि तुम मुझे ये चाल चलने पर मजबूर कर सकते हो, लेकिन बस इतना ही है। हाँ हाँ। दुआनमू यून्यांग बेतहाशा हंसे। रुको रुको दुआनमू यून्यांग, तुमने ये लड़ाई जीत ली है। अपनी गुप्त तकनीक बंद करो। मू लैन ने विकृत भाव से चीख मारी। रुकना। मू लैन, लू मिंग ने तो खुद हार नहीं मानी। लड़ाई अभी जारी है, वो कैसे रुक सकता है? दुआनमू यून्यांग ने व्यंग्य किया। मू लैन का चेहरा बिगड़ गया था। लू मिंग, उसने पुकारा, लड़ाई यहीं समाप्त होती है, हार मान लो।
हालांकि लू मिंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सारी ऊर्जा उन खूंखार तेंदुओं से लड़ने पर केंद्रित कर दी जो चारों दिशाओं से उस पर झपट्टा मार रहे थे। लू मिंग की ऊर्जा, ची और आत्मा अत्यधिक केंद्रित थी। उन्होंने सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक का चरम उपयोग करते हुए चारों ओर से उन पर झपटने वाले रक्त तेंदुओं से मुकाबला किया। लंबे भाले ने वार किया और खून से लथपथ तेंदुए नष्ट हो गए। हालांकि वे तुरंत फिर से संगठित हो गए और लगातार हमला करते रहे। लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और अपनी क्षमता को अधिकतम स्तर तक पहुंचाया। 9वीं कक्षा के मास्टर क्षेत्र ब्रेक, उस महान युद्ध में उनकी क्षमता को प्रोत्साहन मिला। लू मिंग ने संघर्ष करते हुए अपनी बाधाओं को पार किया। अनगिनत हमलों के बाद 9वीं श्रेणी के मास्टर क्षेत्र की बाधा आखिरकार ढीली पड़ गई। धमाका। अंत में एक जोरदार धमाका हुआ और अवरोध टूट गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्माद में लू मिंग की ओर एकत्रित हो गई। लू मिंग का शरीर मानो सांस ले रहा था। उसके शरीर की आवश्यक ऊर्जा मजबूत और सघन होती जा रही थी। बड़ी सफलता। लू मिंग सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। चांदी के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने पागलों की तरह चिल्लाया, हे भगवान, वो तो सचमुच कमाल कर रहा है। एक भयंकर युद्ध के बीचों बीच वो कमाल कर रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। भीड़ पहले से ही उग्र थी। लू मिंग ने वास्तव में एक भीषण युद्ध के बीच में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। इसे प्राप्त करने के लिए उसे कितना मजबूत और दृढ़ निश्चयी होना पड़ा होगा। आम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते थे। सफलता? नहीं, यह सही नहीं है। तो क्या लू मिंग पहले 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर तक नहीं पहुंचा था? ये कई शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि लू मिंग 9वीं श्रेणी के गुरु के स्तर तक नहीं पहुंचा था। पहले लू मिंग का प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली था और उसकी वास्तविक ऊर्जा सघन और शक्तिशाली थी। चारों प्रांगणों के अधिकांश शिष्यों का मानना था कि लू मिंग की साधना 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर की थी। कुछ चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्गों और उनसे ऊपर के लोगों को छोड़कर, जो पहले ही इसे समझ चुके थे, अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही सोचा। अब उसे अचानक एहसास हुआ कि लू मिंग की साधना केवल 8वें दर्जे के मास्टर स्तर पर ही थी। ये बात अविश्वसनीय थी। वे सभी मुंह खुला रखकर वहीं खड़े रहे। आकाश और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा लू मिंग की ओर एकत्रित होती रही। लू मिंग के शरीर पर ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ गया। धमाका। लू मिंग की गति इंद्रधनुष की तरह थी। वो आधिकारिक तौर पर 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर में प्रवेश कर चुका था। लू मिंग, अगर तुम अपनी साधना में कोई बड़ी सफलता भी हासिल कर लो, तो उसका क्या फायदा? आज तुम्हारी हार निश्चित है। कुछ क्षणों के सदमे के बाद दुआनमू यून्यांग दहाड़ उठी। अरे, सच में? लैन यू। 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर में प्रवेश करने के बाद लू मिंग की मूल ऊर्जा दोगुनी हो गई थी। उसने अपना लंबा भाला चलाया और एक जोरदार आवाज सुनाई दी। बैंग बैंग। जैसे ही भाला आगे बढ़ा, खून से लथपथ तेंदुए एक एक करके हवा में उछल पड़े, लेकिन वे लगातार सघन होते गए। हालांकि उनकी गति पहले की तुलना में काफी धीमी थी। दुआनमू यून्यांग की चाल अभेद्य नहीं थी। शक्ति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचते ही वह भी ध्वस्त हो जाती। झांग मुयुन की नियंत्रण शक्ति की तरह ही उसने इस चाल को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। लू मिंग, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। खून बहाकर वार करो। दुआनमू यून्यांग दहाड़ा और मुंह भरकर खून थूक दिया। उस खून में खून का एक अंश भी मिला हुआ था। दुआनमू यून्यांग पूरी ताकत से लड़ रहा था। वो लू मिंग से हार स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने अपने खून की एक बूंद तक निकाल दी थी। ये जानना आवश्यक है कि मानव शरीर में रक्तसार की केवल 9 बूंदें ही होती हैं। एक बूंद का उपयोग करने के बाद ठीक होना अत्यंत कठिन होता है। यह एक ऐसा मामला था जो किसी की जीवन शक्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता था। हवा में खून संघनित होकर खूनी तेंदुओं में बदल गया, जिन्होंने लू मिंग पर झपट्टा मारा। ये खूंखार तेंदुए पहले वाले तेंदुओं की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली थे। हा, लू मिंग, देखते हैं तुम इसे कैसे तोड़ोगे। भाड़ में जाओ। दुआनमू यून्यांग पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखों में हत्या का भाव अत्यंत निर्मम था। लू मिंग को जरा भी डर नहीं था। उसने अपना भाला पकड़ रखा था और चुपचाप युद्ध के अखाड़े में खड़ा था। उसने अपने ऊपर झपट रहे रक्त तेंदुए को उदासीनता से देखा और बुदबुदाया, दुआनमू यून्यांग, मेरी साधना शक्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब इस तमाशे को खत्म करने का समय आ गया है। क्या? दुआनमू यून्यांग स्तब्ध रह गया। चारों महान अकादमियों के अध्यक्ष, चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग और चारों महान अकादमियों के शिष्य सभी स्तब्ध रह गए। एक प्रहसन, आपका इससे क्या मतलब है? लेकिन अगले ही पल उन्हें इसका मतलब समझ आ गया।
धमाका। अचानक लू मिंग के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। यह आभा क्रूर और शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई ज्वालामुखी फटते हुए देख रहा हो और गर्म लावा बाहर निकलकर दुनिया में तबाही मचा रहा हो। बल, अग्नि का बल। सभी शिष्यों, चांदी के वस्त्र पहने हुए वरिष्ठों और चारों महान अकादमियों के डीन ने युद्ध के अखाड़े में खड़े उस लंबे कद के व्यक्ति को देखकर अविश्वास से अपनी आंखें और मुंह चौड़ा कर लिए। ऐसा लग रहा था मानो उस पल हवा जम गई हो और पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया था। लू मिंग को आखिरकार नियंत्रण शक्ति समझ में आ गई थी। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। ये बात पहले से ही चौंकाने वाली थी कि झांग मुयून बल को समझ सकता था। हालांकि वो 3 साल से अधिक समय से इस संप्रदाय में था, लेकिन उसने इसी साल इसमें प्रवेश किया था। तोड़ना। इसी क्षण एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लू मिंग ने अपना भाला आगे बढ़ाया। उसकी ऊर्जा और मार्शल आर्ट तकनीक के संयोजन से एक भाले की किरण उत्पन्न हुई और वह तेजी से बाहर की ओर फैल गई। धमाका। लू मिंग की ओर झपटने वाले रक्त तेंदुए पल भर में कुचलकर हवा में गायब हो गए। भाले की चमक लगातार दुआनमू यून्यांग के शरीर पर बरसती रही। दुआनमू यून्यांग ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और दूर जा गिरी। दुआनमू यून्यांग हार गया है। ये तो पता नहीं चला कि किसने चिल्लाया, लेकिन इससे तुरंत ही पूरा माहौल गर्मा गया और पूरा इलाका शोरगुल से भर गया। लू मिंग। झांग मुयून अपनी सीट से उठते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखों में लड़ने की प्रबल इच्छा झलक रही थी। चारों प्रमुख और संप्रदाय के नेता भी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक चमक आई और उनके भाव बदल गए। असंभव, असंभव, ये कैसे संभव है? लू यूनेक्सियोंग और लू याओ लगातार अपना सिर हिलाते रहे। उन्हें ये बात स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। क्यों क्यों? युद्ध के मैदान पर दुआनमू यून्यांग उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बेतहाशा चिल्ला रहा था। वह ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। लू मिंग ने दुआनमू यून्यांग को उदासीनता से देखते हुए कहा, दुआनमू यून्यांग, क्या तुम्हें पहले इतना भरोसा नहीं था कि तुम मुझसे कभी नहीं हारोगी और मुझसे हारना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा? तो अब क्या? लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और दुआनमू यून्यांग की ओर देखा। दुआनमू यून्यांग, तुम अहंकारी और घमंडी हो। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है और तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम अपना हक वापस लेना चाहते हो। अपने परिवार पर निर्भर रहने के अलावा तुम क्या हो? दुआनमू परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। लू मिंग का हर शब्द एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह था, जो दुआनमू यून्यांग के दिल में चुभ रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? दुआनमू यून्यांग के बाल बिखरे हुए थे और वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। पहले वो बेहद दबंग और आत्मविश्वासी था। वो लू मिंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था और सोचता था कि वो कभी नहीं हारेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि वो सबके सामने हार गया था। उसके जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। लू मिंग, चुप रहो। व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक गरज उठे। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। यून्यांग, उठो। व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक दुआनमू यून्यांग को जगाने के लिए वही पुराना हथकंडा अपनाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश दुआनमू यून्यांग को पहले की तरह होश नहीं आया। लू मिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने व्हाइट टाइगर हॉल के डीन की बात अनसुनी करते हुए चिल्लाकर कहा, दुआनमू यून्यांग, आज की हार के बाद तुम कभी मेरे प्रतिद्वंदी नहीं बन पाओगे, बल्कि तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के लायक ही नहीं हो। तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के लायक नहीं हो। इन शब्दों ने दुआनमू यून्यांग के दिल की गहराइयों को छू लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अजेय हूं। दुआनमू यून्यांग जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने मुंह भर खून थूक दिया। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लानत है, तू छोटा बदमाश, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। व्हाइट टाइगर हॉल के डीन क्रोधित थे। उनके शरीर से समुद्र जितनी गहरी आभा उठी, जो अत्यंत शक्तिशाली थी, और लू मिंग की ओर बढ़ने लगी। छी! उस पल लू मिंग को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पर्वत उसे कुचल रहा हो। उसकी ताकत बेमिसाल थी। उसने मुंह से खून थूका और उसका शरीर दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। दुआनमू पोजुन, तुम क्या कर रहे हो? वर्मिलियन बड हॉल का मुखिया क्रोधित हो गया। उसने व्हाइट टाइगर हॉल के मुखिया की आभा को रोकने के लिए एक शक्तिशाली आभा भी उत्पन्न की। तुम ये क्या कर रहे हो? लू मिंग, उस छोटे कमीने ने जानबूझकर यून्यांग की मानसिक स्थिति को बिगाड़ा और उसके मार्शल आर्ट के रास्ते को बर्बाद कर दिया। उसे सजा मिलनी चाहिए और मार डाला जाना चाहिए। व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक दहाड़े। हंसी की बात है, लू मिंग व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक के सामने निडर था।
उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और सामने वाले की ओर मुंह करके बोला, क्या बुरी मंशा है? मैं तो बस सच बोल रहा हूं। अगर दुवानमु यूनयांग इतना छोटा सा वार भी नहीं सह सकता तो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का क्या फायदा? साहसी, ये वो शब्द थे जो सबके दिलों में उभर आए। लू मिंग बहुत ही साहसी था। उसने व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक से बहस करने की हिम्मत की। वह स्वयं उस हॉल का प्रधानाध्यापक था। कितनी धृष्टता है! व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी दहाड़ के साथ ही आकाश में बादलों का रंग बदल गया। 100 मीटर लंबी एक युद्ध तलवार प्रकट हुई और उसकी भयानक आभा ने आकाश को ढक लिया और धरती को अपने आभामंडल में ले लिया। हर किसी को ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ उन पर गिर रहा हो। धमाका धमाका! एजियो ड्रैगन हॉल और ओनेक्स टोरिटोइस हॉल के प्रमुख दो शक्तिशाली बलों से फट पड़े। विशाल शक्ति फैल गई और दोनों हॉलों के शिष्यों को घेर लिया, जिससे शक्तिशाली दबाव अवरुद्ध हो गया। दुआनमू पोजुन, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुम किसी कनिष्ठ पर हमला करना चाहते हो? वर्मिलियन बर्ड हॉल के प्रमुख की आंखें ठंडी पड़ गईं। आकाश में 100 मीटर लंबी एक विशाल तलवार प्रकट हुई और एक ऐसी आभा निकली जो व्हाइट टाइगर हॉल के प्रमुख की आभा से कमजोर नहीं थी। एक कृपाण और एक तलवार आमने सामने आकर कांप उठी। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चारों प्रांगणों के शिष्य सभी अचंभित होकर आकाश की ओर देखने लगे। क्या यही चारों महान अकादमियों के दीन की ताकत थी? एक ही विचार से मौसम बदल गया। इस तरह की शक्ति नश्वर प्राणियों की समझ से परे थी और बेहद भयावह थी। शुवानयुवान संप्रदाय के नेता ने भौहें चढ़ाकर हाथ हिलाया। एक कोमल शक्ति का प्रवाह हुआ। हालांकि यह शक्ति देखने में कोमल लग रही थी, लेकिन इसमें अविश्वसनीय शक्ति समाहित थी। श्वेत बाघ और सिंदूरी पक्षी हॉल के दीन द्वारा बनाई गई तलवारें पल भर में नष्ट हो गईं, ऊर्जा में परिवर्तित हो गईं और आकाश में विलीन हो गईं। तुम दोनों प्रथम प्रांगण के प्रमुख हो। शिष्यों के सामने इतना हंगामा कैसे कर सकते हो? युद्ध के मैदान में चोटें लगना अपरिहार्य है। अब जल्दी से किसी को भेजकर दुवानमु यूनयांग को इलाज के लिए नीचे ले आओ। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नेता की ओर से एक ठंडी आवाज आई। और हाँ, लू मिंग संप्रदाय के नेता ने लू मिंग की ओर देखते हुए कहा, डीन दुआनमू आखिर प्रथम संस्थान के डीन है। भविष्य में जब भी आप अपने वरिष्ठों से बात करें, उनका सम्मान करें। अपनी कम उम्र के कारण अपने वरिष्ठों के विरुद्ध मत जाओ, समझे? मुझे पता है, संप्रदाय के नेता लू मिंग ने मुट्ठी बांधकर मन ही मन सोचा और बढ़त बनाए रखते हुए खेल छोड़ दिया। व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक ने अपनी भौहें सिकोड़ी। संप्रदाय का नेता स्पष्ट रूप से लू मिंग की कम उम्र का दोष उस पर डालकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वह कुछ कह नहीं पा रहा था। आज दुआनमू यूनयांग की पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी थी। अगर वो इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता तो अंततः उसकी छवि एक दबंग के रूप में बन जाती। ये और भी शर्मनाक होता। लू मिंग, व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक की आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा। अपनी आस्तीन हिलाते हुए उन्होंने कहा, यूनयांग को इलाज के लिए वापस ले जाओ। व्हाइट टाइगर हॉल के शिष्य तुरंत दुआनमू यूनयांग को अपने साथ ले गए। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। दुआनमू यूनयांग की मानसिक स्थिति पहले ही टूट चुकी थी। अगर वह इससे बाहर नहीं निकल पाया तो इस जीवन में उसका मार्शल सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। लू मिंग इस लड़ाई का विजेता है, न्यायाधीश ने घोषणा की। जज के नाम की घोषणा होते ही चारों हॉल में मौजूद छात्रों ने अपना ध्यान वापस प्रतियोगिता पर केंद्रित कर लिया। अभी एक आखिरी राउंड बाकी है। इस राउंड में झांग मुयून और लू मिंग एक दूसरे का सामना करेंगे। इनमें से कौन जीतेगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। आखिरकार उन दोनों ने ही नियंत्रण बल को समझ लिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। दुआनमू यूनयांग और झांग मुयून की लड़ाई के बाद मुझे लगा था कि अब कोई रोमांच नहीं बचा है। मुझे लू मिंग की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। यह मेरी कल्पना से परे है। शिखर की लड़ाई, ये शिखर की लड़ाई है। शक्ति का टकराव। इस वर्ष की कांस्य स्तरीय प्रतियोगिता बेहद रोमांचक है। दो कांस्य शिष्यों के लिए नियंत्रण शक्ति को समझना अत्यंत दुर्लभ था। अगर एक प्रकट होता तो कुछ वर्षों में दूसरा प्रकट हो जाता। हालांकि दशकों बाद भी शायद दो लोग एक ही समय में मौजूद न हों। यह एक दुर्लभ स्थिति थी और हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इससे पहले किसी को नहीं लगता था कि लू मिंग झांग मुयून का मुकाबला कर सकता है, लेकिन लू मिंग के अंदर जब अपनी पूरी ताकत का विस्फोट हुआ तो वह झांग मुयून से लड़ने में पूरी तरह सक्षम साबित हुआ। 9वां दौर शुरू। आधे घंटे के आराम के बाद जज ने 9वें दौर की शुरुआत की घोषणा की।
यह अज्ञात था कि यह निर्णय जानबूझकर लिया गया था या यह एक संयोग था, लेकिन झांग मुयुन और लू मिंग के बीच की लड़ाई को अंत में रखा गया था। पहले 4 मैच जल्दी बीत गए। दुआनमू युनयांग ने युद्ध में भाग नहीं लिया। अंततः यह आखिरी मैच था, 5वां मैच, लू मिंग बनाम झांग मुयुन। जज की घोषणा के साथ ही अंतिम परिणाम ने दर्शकों के बीच उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। असंख्य लोग चिल्लाने लगे, लू मिंग, तुम कर सकते हो। लू मिंग, बड़े भाई लू मिंग अजेय है। लू मिंग कितना सुंदर है। मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। नेस्ट, क्या लू मिंग तुम्हें पसंद करेगा? तुम बेशर्म हो, दफा हो जाओ। लू मिंग को मुझमें जरूर दिलचस्पी है। तुम तो बेशर्म हो, आईने में क्यों नहीं देखते? क्या तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? डॉट 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 डॉट। वर्मिलियन बर्ड हॉल के शिष्यों ने लू मिंग के लिए पागलों की तरह जयकारे लगाए। वहां कई युवा महिला शिष्याएं भी थीं जो मोह में चिल्ला रही थीं। कुछ महिला शिष्याएं भी आपस में ईर्ष्या करती थीं और आपस में झगड़ती थीं। लू मिंग कम उम्र का था, लेकिन उसकी साधना का स्तर अत्यंत उच्च था। उसकी प्रतिभा का तो जिक्र ही करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वो सुंदर था और लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय था। ये स्वाभाविक था। जाओ, बड़े भाई झांग मुयुन, बड़े भाई झांग मुयुन निश्चित रूप से जीतेंगे। डॉट 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 डॉट। एजियो ड्रैगन हॉल के लोग भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। झांग मुयुन की लोकप्रियता भी चरम पर थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह और जुओ येरोग पहले से ही एक सार्वजनिक जोड़ी थे, जिसने कई लड़कियों का दिल तोड़ दिया था। दोनों ने दर्शकों की जय जयकार के बीच फाइटिंग रिंग में प्रवेश किया। आधे घंटे बाद लू मिंग व्हाइट टाइगर हॉल के डीन के प्रभाव से हिल गया था। उसे केवल मामूली चोटें आई थी और अब वो गंभीर खतरे में नहीं था। छोटे भाई लू मिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंतिम मुकाबला तुम्हारे साथ होगा। झांग मुयुन मुस्कुराया, उसकी मुस्कान सौम्य और सुखद थी। यह कोई दिखावा नहीं था, यह एक जन्मजात क्षमता थी। दरअसल झांग मुयुन रहस्यमय तलवार संप्रदाय में बहुत लोकप्रिय थे। वो न केवल प्रतिभाशाली थे, बल्कि विनम्र और ईमानदार भी थे। अपनी प्रतिभा के कारण वो कभी भी अहंकार नहीं दिखाते थे। इसलिए झांग मुयुन के सभी मित्र रहस्यमय तलवार संप्रदाय में फैले हुए थे। लू मिंग पर झांग मुयुन की अच्छी छाप थी। उसने मुट्ठी जोड़कर कहा, बड़े भाई झांग, आपके साथ लड़ने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। हा, मैं भी यही कहना चाहता था। हालांकि छोटे भाई लू की प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है, लेकिन आज मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। झांग मुयुन मुस्कुराए, मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। ठीक है, चलो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसी समय उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उनमें से एक बेहद तेज और अविनाशी था। भीषण गर्मी की लहर ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। धमाका, उसके हिलने से पहले ही दोनों की गति आपस में टकराने लगी थी। एक जोरदार धमाके के साथ लड़ाई का मैदान अचानक एक तीखी और गर्म आभा से भर गया, जो चारों दिशाओं में फैल गई। लू मिंग के पक्ष में मौजूद शिष्यों को अचानक ऐसा लगा जैसे वे एक झुलसा देने वाली और हिंसक आभा से घिर गए हों। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें भट्टी में डाल दिया गया हो और वे बेहद असहज महसूस कर रहे थे। झांग मुयुन की तरफ मौजूद सभी लोगों को अपनी त्वचा पर तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उन्हें किसी तेज तलवार की ऊर्जा से काटा जा रहा हो। यदि चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्गों ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता, तो कई कमजोर साधक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए होते। लेवल 4 स्वॉर्ड आर्ट, झुलसा देने वाली गर्मी, बंदूक से आग बरसाने की कला, पहाड़ ढह गया। दोनों ने एक ही समय पर हमला किया और एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़े। दोनों आकृतियां पलक झपकते ही 50 मीटर की दूरी तय कर गईं और टकरा गईं। क्लैंग, तेज हवा चली और वार लगने से वे दोनों पीछे की ओर गिर पड़े, लेकिन अगले ही पल उन्होंने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। झांग मुयुन की तलवारबाजी और धातु की ताकत के मेल से उसकी तलवारबाजी बेहद तेज हो गई थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह तोड़ न सके। दूसरी ओर लू मिंग की भाला चलाने की तकनीक अग्नि की शक्ति के साथ मिलकर बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी थी। दोनों ही आक्रमण के प्रतिनिधि थे और उनमें असाधारण आक्रमण क्षमता थी। स्वाभाविक रूप से लड़ाई में कोई दिखावा नहीं था। वे खुलेआम और तूफान की तरह उग्रता से लड़े। चारों प्रांगणों के शिष्य और दर्शक दीर्घा में बैठे बुजुर्ग बिना पलक झपकाए अखाड़े को घूरते रहे, युद्ध के मैदान में भयंकर लड़ाई लड़ रहे दो लोगों को देखते रहे। जो लोग इतने सक्षम नहीं थे, वे केवल युद्ध के मैदान में लड़ रहे दो लोगों को ही देख सके। वे युद्ध की वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाए। डिंग 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 डिंग।
कुछ ही पलों में दोनों ने दर्जनों दांव पेच आजमा लिए और चारों ओर गर्म चिंगारियां उड़ने लगी। इस तरह की दिल दहला देने वाली लड़ाई ने सबको सांस लेना भुला दिया और सबके चेहरे लाल हो गए। विस्फोटों की संख्या लगातार बढ़ती गई और दोनों के बीच लड़ाई और भी तेज होती गई। उनका युद्ध और भी तीव्र होता गया। बहुत बढ़िया, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। क्या आपने उनकी लड़ाई का ब्यौरा देखा? ये रोमांचक है क्योंकि मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। अंदरूनी लोग चालबाजियों को देख रहे थे, जबकि बाहरी लोग मजे का आनंद ले रहे थे। कम साधना स्तर वाले कुछ शिष्य बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, जबकि उच्च साधना स्तर वाले कुछ शिष्य गंभीर भाव से देख रहे थे। पंथ के नेता, आपके अनुसार कौन जीतेगा? सुनहरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नेता से पूछा। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी शक्ति को समझा है। दोनों ही शुरुआती स्तर पर है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। झांग मुयुन का शरीर और मार्शल आर्ट तकनीक लू मिंग से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन लू मिंग की साधना तकनीक भी कम नहीं है। उसकी मूल ऊर्जा प्रचुर और सघन है, जो झांग मुयुन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। लेकिन मेरी समझ से झांग मुयुन के पास एक से अधिक काले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें हैं, और लू मिंग की रक्त नाड़ी भी अभी तक सक्रिय नहीं हुई है। हालांकि लू मिंग की रक्त नाड़ी बहुत ही विचित्र है, और ऐसा लगता है कि यह केवल कुछ ही पलों के लिए सक्रिय हो सकती है। इसलिए इस लड़ाई के परिणाम का अनुमान लगाना कठिन है। वे दोनों ही बेहद भाग्यशाली व्यक्ति हैं, और दोनों के पास अपने अपने अवसर हैं। सोने के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने आह भरी। इतने सारे युद्धों के बाद लू मिंग की मूल ऊर्जा और रक्त की अनूठी विशेषताओं को संप्रदाय के नेता और रहस्यमय तलवार संप्रदाय के स्वर्ण वस्त्रधारी बुजुर्ग की नजरों से छिपाया नहीं जा सका। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया में हर किसी को अपने अपने अवसर मिलते थे। ये बहुत सामान्य बात थी। अपनी प्रतिष्ठा के कारण वे स्वाभाविक रूप से कुछ कनिष्ठों के अवसरों की लालसा नहीं करते थे। जब उनके शिष्यों को अवसर मिलते थे तो वे और भी प्रसन्न होते थे। इस तरह भविष्य में यह संप्रदाय और भी मजबूत हो जाएगा। मैं जीत नहीं सकता। लू मिंग को जीतना ही नहीं चाहिए। लू याओ और लू यूनेक्सियोन की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। वे मन ही मन दुआ कर रही थी कि झांग मुयुन जीत जाए। पलक झपकते ही लू मिंग और झांग मुयुन ने 100 से अधिक चालें एक दूसरे पर चल दी। 1 मिनट से अधिक समय बीत चुका है। झांग मुयुन की रक्त शक्ति के विस्फोट में 1 मिनट से भी कम समय बचा है। लू मिंग के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। दोधारी तलवार का सिद्धांत। उसी क्षण झांग मुयुन के दूसरे हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। उसने दोनों हाथों में लंबी तलवारें पकड़ी हुई थी और लू मिंग पर हमला कर दिया। दोधारी तलवार। लू मिंग को गहरा सदमा लगा। न सिर्फ वह, बल्कि बाकी सभी लोग भी हैरान रह गए। दोधारी तलवार चलाना कोई आसान काम नहीं था। ये कहा जा सकता है कि केवल असाधारण प्रतिभा वाले ही इसमें महारत हासिल कर सकते थे। दोधारी तलवार, दो तलवारों की संयुक्त शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली होती है। वूश! पूरा आकाश तलवारों की छायाओं से भर गया था जो लू मिंग की ओर लक्षित थीं। ऐसा एक प्रस्ताव वास्तव में मौजूद है। चलिए विजेता का फैसला करते हैं। लू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। फिर खून की एक चमक दिखाई दी और उसकी रक्त नलिका फट गई। विस्फोट करो! अपने ब्लड मेरिडियन विस्फोट का फायदा उठाते हुए लू मिंग ने अपना सबसे शक्तिशाली दांव खेला। उसके शरीर में मौजूद वास्तविक ची ऊर्जा तेजी से लंबे भाले की ओर बढ़ी और भाले की नोक पर एकत्रित हो गई। यह एक बिंदु में संघनित हुई और फिर विस्फोट हो गया। धमाका! क्लैंग क्लैंग! एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद धातुओं के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। भन भन! एक आकृति बाहर निकली। वह झांग मुयुन था। वह हौंफ रहा था और उसकी आस्तीन का एक हिस्सा गायब हो गया था। लू मिंग हौंफते हुए वहीं खड़ा रहा। विस्फोट करने में उसकी बहुत सी ऊर्जा खर्च हो गई थी, फिर भी उससे कोई चोट नहीं आई। कैसा है? दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग अपनी सांसें थामकर लड़ाई के अखाड़े को घूर रहे थे। मैंने खोया। अचानक झांग मुयुन ने आह भरी। क्या? झांग मुयुन ने हार मान ली। क्या विजेता का फैसला पहले ही हो चुका था? मुझे तो लगता है दोनों ठीक है। क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि झांग मुयुन की आस्तीन का एक हिस्सा फट गया था? उनके जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विजेता का फैसला करने के लिए घायल होने की जरूरत नहीं होती। एक चाल या आधी चाल भी विजेता का फैसला करने के लिए काफी होती है। मैं समझ गया। हे भगवान, क्या इस बार लू मिंग पहले स्थान पर नहीं है? बिल्कुल सही। वो एक छुपा रुस्तम है, लेकिन वो अंत तक छुपा रुस्तम ही रहेगा।
प्रतियोगिता शुरू होने से पहले किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लू मिंग प्रथम स्थान पर आएगा। अधिकांश लोगों को लगा कि लू मिंग का शीर्ष 30 में प्रवेश करना पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कि लू मिंग को पहला स्थान मिलेगा। लगभग सभी को यही लग रहा था कि पहला स्थान झांग मुयून और दुआनमू यून्यांग के बीच होगा। लेकिन सच्चाई जानकर सब लोग दंग रह गए। असंभव, असंभव। लू याओ और लू यूनिक्सियोंग अवाक रह गए। मैं इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकता। मैं लू मिंग को ऐसे ही विकसित होते नहीं देख सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मुझे उसे मारने का कोई तरीका सोचना ही होगा। सदमे से उबरने के बाद लू यूनिक्सियोंग की आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। फाइटिंग रिंग में लू मिंग ने अपनी मुठियां भींच ली। लू मिंग इस लड़ाई का विजेता है, न्यायाधीश ने जोर से घोषणा की। धमाका। भीड़ तुरंत उग्र हो गई, खासकर वर्मिलियन बडहॉल के अनुयायी जो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। लू मिंग अजेय है, लू मिंग अमर रहे, लू मिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वर्मिलियन बडहॉल के सभी शिष्य, चाहे वे पुरुष हो या महिला, चीखने लगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इतने पागल थे। इन सभी वर्षों में वर्मिलियन बडहॉल हमेशा चारों हॉलों में सबसे निचले पायदान पर रहा था और अन्य हॉलों द्वारा उसका उपहास किया जाता रहा था। ये कहना असंभव था कि वे उदास नहीं थे। लेकिन अब वर्मिलियन बडहॉल के एक नए शिष्य ने कांस्य स्तर की प्रतियोगिता जीत ली थी। ये पूरे वर्मिलियन बडहॉल के लिए गर्व की बात थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने जीत हासिल कर ली हो और वे गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते हो। स्वाभाविक रूप से वे खुशी से झूम उठे। उनमें से पैंग शी, फैंग वू और अन्य लोग सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। लू मिंग मुस्कुराते हुए कोलिजियम से नीचे उतरा। स्वाभाविक रूप से वह वर्मिलियन बडहॉल के शिष्यों के एक समूह से घिरा हुआ था। कुछ महिला शिष्याएं विशेष रूप से लू मिंग के साथ चिपकने की पूरी कोशिश कर रही थीं। हालांकि लू मिंग एक सभ्य व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। मू लैन के पास पहुंचने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। अरे, तुम लोग तो बड़े ही बेवफा हो, तुम लोग आकर मेरी मदद क्यों नहीं की? लू मिंग को बहुत पसीना आ रहा था। ये किसी बड़ी लड़ाई से भी ज्यादा थकाने वाला था। लू मिंग, अब तुम वर्मिलियन बडहॉल के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो, अच्छा लग रहा है ना? मू लैन मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ पूरी तरह से नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 130 उदार पुरस्कार। अनुवादक 54,96,90,339। सीनियर सिस्टर मू लैन, मैंने प्रथम स्थान जीत लिया है। अब मैं इनाम का नाम अपनी इच्छानुसार रख सकती हूँ। लू मिंग ने मू लैन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। मू लैन के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो घबरा गई और शर्म से लाल हो गई और चिल्लाए, लू मिंग, तुम क्या देख रहे हो? तुम इतने छोटे हो, फिर भी हमेशा ऐसी बेशर्म बातें सोचते हो। बेशर्मी से किया गया काम। सीनियर सिस्टर मू लैन, क्या आपको गलतफहमी हुई है? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मुझे किस तरह का इनाम मिलना चाहिए। आप क्या सोच रही हैं? लू मिंग ने अनजान होने का नाटक किया और आश्चर्य से कहा, खासकर आखिरी वाक्य जिसे उसने खींचकर बोला था। लू मिंग, आप? मू लैन थोड़ी अभिभूत हो गई थी। हंसो, फैंग वू मुस्कुराए। लू मिंग ने पहले भी उसके साथ ऐसा ही किया था। तो अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मू लैन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए सवाल पूछा। खैर, मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है, जब सोच लूंगा तब बता दूंगा। लू मिंग मुस्कुराया, चालाक। एक तरफ खड़े फैंग वू और बाकी लोगों ने लू मिंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इसी क्षण न्यायाधीश ने रैंकिंग की घोषणा करना शुरू कर दिया। निस्संदेह लू मिंग कुल जीत के रिकॉर्ड के साथ पहले स्थान पर थे। झांग मुयून ने 8 जीत और 1 हार दर्ज की थी, इसलिए वो दूसरे स्थान पर थे। दुआनमू यून्यांग की बात करें तो यद्यपि वह युद्ध में अनुपस्थित था, फिर भी उसकी युद्ध क्षमता सर्वविदित थी। वरिष्ठों के बीच चर्चा के बाद उसे तीसरा स्थान दिया गया। बू जिंगकाई चौथे, डुआन गैंग 5वें, लिंग कोम 6ठे, डुआनमू चेन 7वें, चेंग फेचेंग 8वें और जुओ येरोंग 9वें स्थान पर रहे। डोंग सी की हालत सबसे खराब थी। लगातार हार के रिकॉर्ड के साथ वो 10वें स्थान पर था। शीर्ष 10 में व्हाइट टाइगर हॉल के 4 लोग शामिल थे। इसके अलावा उन सभी की रैंकिंग बहुत ऊंची थी, इसलिए उनके कुल अंक पहले स्थान पर थे। वर्मिलियन बडहॉल में 2 लोग थे। हालांकि लू मिंग के प्रथम स्थान पर होने के कारण उसके कुल अंक बढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। एजियो ड्रैगन हॉल के तीनों प्रतिभागियों को तीसरा स्थान मिला।
ओनिक्स टोरटोइस हॉल में केवल डुआन गैंग के सदस्य थे और वो चौथे स्थान पर था। जब चारों हॉलों की रैंकिंग घोषित हुई तो वर्मिलियन बड हॉल के शिष्य, वर्मिलियन बड हॉल के डीन और सभी वरिष्ठ नागरिक बेहद प्रसन्न हुए। वर्मिलियन बड हॉल को सबसे निचले पायदान पर होना चाहिए था, लेकिन अब वह अचानक दूसरे स्थान पर आ गया है। आने वाले वर्ष में संप्रदाय के संसाधन निश्चित रूप से वर्मिलियन बड हॉल की ओर ही केंद्रित होंगे। इसके अलावा नए साल की भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में शुरू होने वाली थी। तब तक लू मिंग की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से कई युवा प्रतिभाओं को वर्मिलियन बड हॉल में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगी। यह एक सकारात्मक चक्र होगा। कुछ ही वर्षों में वर्मिलियन बड हॉल वास्तव में शक्तिशाली बन जाएगा और निचले पायदान पर नहीं रहेगा। रैंकिंग की घोषणा के बाद पुरस्कारों की घोषणा का समय आ गया था। लू मिंग प्रथम स्थान पर रहे और उन्हें बहुत ही उदार पुरस्कार मिला। आप पुस्तक संग्रह हॉल में जाकर 2 निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 लाख योगदान अंक का पुरस्कार भी मिलेगा। पुरस्कार बेहद उदार थे। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विजेताओं को क्रमशः ब्लैक ग्रेड की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक के पुरस्कार के साथ साथ 80,000 और 50,000 योगदान अंक प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। चौथे से 10वें स्थान तक के प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीक से पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, केवल योगदान अंक दिए जाएंगे। अब अपना इनाम पाने के लिए मेरे पीछे आओ, न्यायाधीश ने कहा। आज की प्रतियोगिता यही समाप्त हुई। कल रजत पदक विजेता प्रतियोगिता जारी रहेगी। चारों प्रांगणों के शिष्य धीरे धीरे तितर बितर हो गए। लू मिंग न्यायाधीश के पीछे पीछे पुस्तकालय की ओर गया। झांग मुयुन भी उनके साथ थी। दुआनमू युनयांग इस समय बेहोश था, इसलिए वह इसे भविष्य में ही प्राप्त कर सकता था। उस समय लू मिंग के पहचान पत्र जेड कार्ड में 1 लाख अतिरिक्त योगदान अंक थे। कुछ ही देर में वो पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। लू मिंग, नियमों के अनुसार तुम 2 निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें चुन सकते हो, लेकिन तुम 2 तकनीकों को मिलाकर एक तकनीक भी चुन सकते हो। तुम एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक भी चुन सकते हो। जज ने लू मिंग से कहा, क्या मैं काले ग्रेड की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक चुन सकता हूं? लू मिंग की आंखें चमक उठीं। लू मिंग, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम 2 निम्न श्रेणी की ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट तकनीकें चुनो। लू मिंग के चेहरे के भाव देखकर जज ने उसे चेतावनी दी। ओह क्यों? लू मिंग ने पूछा। क्योंकि मार्शल आर्ट तकनीक का लाभ केवल आपको स्वयं सीखना और विकसित करना है। इसे निजी तौर पर दूसरों को नहीं दिया जा सकता और नहीं बेचा जा सकता है। हालांकि एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक 2 निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकों से अधिक मूल्यवान है, लेकिन आपकी वर्तमान साधना के साथ एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक को विकसित करना बहुत कठिन है। इसलिए अपनी प्रतिभा के बल पर एक निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक को चुनना और उसे विकसित करना सबसे किफायती विकल्प है। न्यायाधीश ने गंभीरता से समझाया। कुछ देर सोचने के बाद लू मिंग ने कहा, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद बड़े साहब, लेकिन मुझे फैसला लेने की पूरी आजादी है। लू मिंग अब भी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक चुनने का इरादा रखता था। आखिरकार सर्वोच्च मंदिर में एक अद्भुत मंत्रोच्चार ध्वनि थी जो उसे मार्शल आर्ट तकनीकों को समझने में मदद कर सकती थी। हो सकता है कि दूसरे लोग इसे विकसित करने में सक्षम न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। ये देखकर कि लू मिंग ने अपना मन बना लिया था, न्यायाधीश ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने द्वार पर पहरा दे रहे बुजुर्ग को प्रणाम किया और लू मिंग झांग मुयुन के साथ पुस्तकालय में चले गए। पुस्तक संग्रह कक्ष को 7 मंजिलों में विभाजित किया गया था। पहले स्तर में कुछ अनिर्धारित साधना विधियां और युद्धकला तकनीकें संग्रहित थीं। दूसरी मंजिल पर पीले ग्रेड की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें संग्रहित थीं। तीसरी मंजिल पर पीले रैंक की उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकें संग्रहित थीं। और इसी प्रकार 7वीं मंजिल ऊपरी पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों से संबंधित होगी। पृथ्वी स्तर की सर्वोच्च मार्शल कला रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में सर्वोच्च स्तर की थी। यह अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थी। झांग मुयुन चौथे तल पर पहुंची जबकि लू मिंग 5वें तल की ओर चल पड़ा। 5वीं मंजिल उच्च श्रेणी की साधना विधियों और युद्धकला तकनीकों से भरी हुई थी। 5वां तल बड़ा नहीं था, उसमें केवल 9 अलमारियां थीं। लू मिंग ने एक नज़र डाली और पाया कि उसमें लगभग 50 ही साधना विधियां और मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। यह विशाल रहस्यमयी तलवार संप्रदाय हजारों वर्षों से स्थापित था, लेकिन इसमें केवल 50 के करीब उच्च श्रेणी की साधना विधियां और मार्शल आर्ट तकनीकें ही थीं। इससे पता चलता था कि उच्च श्रेणी की साधना विधियां और मार्शल आर्ट तकनीकें कितनी मूल्यवान और दुर्लभ थीं। लू मिंग ने एक एक करके किताबें पढ़ी। लू मिंग ने साधना तकनीकों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया।
लू मिंग के पास असली युद्ध ड्रैगन तकनीक थी और उसे अन्य साधना तकनीकों की परवाह नहीं थी। लू मिंग ने तलवार और चाकू की तकनीकों को भी नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद लू मिंग को आखिरकार एक कदम वाली भाला तकनीक देखने को मिली। उल्का भाला तकनीक। भाले के वार उल्का पिंडों के समान थे और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद लू मिंग ने अपना सिर हिलाया। भाला चलाने की तकनीकों में उसे अग्नि बंदूक कला आती थी। उसने अभी तक अग्नि बंदूक कला को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया था, लेकिन थोड़े समय में ही यह उसके लिए पर्याप्त था। यदि वो काले रंग की उच्च स्तरीय भाला तकनीक का भी चयन करता है तो भी इससे उसकी युद्ध शक्ति में थोड़े समय में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। वो पढ़ता रहा। कुछ ही क्षण बाद लू मिंग की आंखें चमक उठी। ऊंची छलांगे। लू मिंग ने एक गतिमान मार्शल आर्ट तकनीक देखी। आकाश की सीढ़ियां जब गहन स्तर तक विकसित की जाती है तो व्यक्ति को हवा में चलने और शून्य को पार करने की अनुमति दे सकती है। लू मिंग को शून्य को पार करने का बहुत मन कर रहा था। कौन पक्षी की तरह बनना नहीं चाहेगा जो 9 आकाशों में उड़ सके और पहाड़ों और नदियों को नीचे से देख सके? हालांकि एक योद्धा तभी वास्तव में पृथ्वी के बंधनों से मुक्त हो सकता है और 9 स्वर्गों से ऊपर उड़ सकता है जब वह मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच जाता है। हालांकि हवा में कदम रखते हुए ऐसा करना वास्तव में संभव था। हालांकि पीछे से यह बताया गया था कि यह हवा में केवल एक छोटी सी चाल थी और मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर की तरह हवा को पार करना संभव नहीं था, फिर भी यह बहुत आकर्षक था। लू मिंग ने बिना किसी झिझक के एयर वॉक को चुना। वो पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर आया और गुप्त नियमावली को पुस्तकालय के वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया। आपको इसे 2 महीने के भीतर वापस करना होगा। पुस्तक संग्रह हॉल के वरिष्ठ सदस्य ने पंजीकरण कराया और चेतावनी दी। लू मिंग ने सिर हिलाया। उसने नियमावली ली और न्यायाधीश को विदाई देकर वर्मिलियन बड हॉल की ओर चल पड़ा।